लोग जो है आज टीपीए की दूसरी रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि संपत्ति अंतरण के तहत संपत्ति क्या है, अंतरण क्या है और यह किन अंतरणों पे लागू होता है टीपीए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और किन संपत्तियों का अंतरण होता है, किन संपत्तियों का अंतरण नहीं होता है, ये धारा 6 देखा गया था, धारा 5 पढ़ा गया था। और इसके साथ ही साथ हमने डिफिनीशन क्लास भी देख लिया था। डिफिनीशन क्लास में हमने बताया था कि संपत्ति की परिभाषा, अचल संपत्ति, अस्थावर संपत्ति, अनियोज्य दावा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे धारा 8, धारा 9, धारा 10, 11। और एक चीज में, टीपीए में जितने डॉक्ट्रीन हैं, जितने सिद्धांत हैं टीपीए के तहत, तो इन सारे सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। और ये जो सिद्धांत दिए गए, काफी सिद्धांत हैं टीपीए में, तो वह सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं, किस सेक्शन में है और उनका मतलब क्या है, क्या हम उसको समझेंगे कैसे, देखेंगे। धारा 7 क्या कहती है। धारा 5 में हमने देख लिया था, या इससे पहले तुमने अगर उसको रिवीजन क्लास देखा होगा, तो संपत्ति अंतरण किस पे लागू होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम हमेशा दो जीवित व्यक्तियों पर लागू होती है, यानी दो जीवित व्यक्तियों पर संपत्ति अंतरण जो ये टीपीए है 1882, तो ये किस पर लागू होता है कि दोनों दोनों जीवित पक्षकार, यानी दो जीवित पक्षकारों पर लागू होती है। दो जीवित पक्षकारों पे लागू होती है। तो अब ये जो जीवित पक्षकार हैं, यानी यानी दो जीवित पक्षकार, आप जानते हो संपत्ति अंतरण, तो संपत्ति का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को, उसको अंतरणकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरणकर्ता, ट्रांसफरर। और जिसको संपत्ति ट्रांसफर की जाती है वो अंतर्ती कहा जाता है, ट्रांसफररी, अंतर्ती, तो अंतर्ती कहा जाता है। अब ये, और जो ये तो इनका और इनका, जब ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो रही है, इनका और इनका क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। ये हम लोगों ने धारा 5 में पढ़ा था कि यह जीवित होने चाहिए, तभी टीपीए लागू होगी। अगर इसमें से कोई एक मर गया या मरा हुआ है संपत्ति अंतरण करने से पहले या प्रभावी होने से पहले, तो फिर वह टीपीए का विषय नहीं है। संपत्ति अंतरण के लिए दोनों पक्षकारों का जीवित होना आवश्यक है। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, विक्रय हो रहा है, दान हो रहा है, बंधक हो रहा है, तो इनका और इनका दोनों का जीवित होना आवश्यक है। यह हमने देखा था धारा 5 में। और फिर हमने बस, लेकिन यह जरूरी है कि यह जो प्रॉपर्टी जिसका हम अंतरण कर रहे हैं वह अस्तित्व में हो। क्या हो? अस्तित्व में हो। यानी वह भविष्य में होने वाली प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफर नहीं कर सकते कि जो अंतरणकर्ता के स्वामित्व में जो प्रॉपर्टी है, अगर वह भविष्य में आने वाली प्रॉपर्टी है, तो यह अंतरणकर्ता उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी, और वह प्रॉपर्टी मुझे भविष्य में मिलेगी, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, भविष्य में मिलेगी। जैसे हमने अभी, कोई अगर मान लो कृषि भूमि है, तो खेती में हम जो फसल बोए हैं अभी हमारे पास वो कट के आई नहीं है, हम फसल जो बोएंगे और जो अनाज होगा वो मैं आपको विक्रय कर दूंगा। तो इस तरह का अंतरण शून्य है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो फ्यूचर में है। प्रॉपर्टी ये जो अंतरण हो रही है वह फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए वर्तमान में। दूसरी चीज हमने धारा 5 में के तहत ये देखा था कि एक व्यक्ति क्या स्वयं को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। सामान्यतः दो जीवित व्यक्ति लिखा है, लेकिन प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं को ट्रांसफर कर सकता है संपत्ति? आप आंसर दोगे कि कोई भी व्यक्ति अपने को स्वयं को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि वह अस्तित्व, उसका स्टेटस अलग अलग है। जो अंतरण करता है उसका अलग स्टेटस हो, और अंतर्ती उसका अलग स्टेटस हो। व्यक्ति एक ही है, जैसे हमने अपने मुस्लिम सीपीसी में भी क्लास में बताया था, डीएम और कलेक्टर एक ही है, लेकिन उसका स्टेटस अलग अलग हो जाता है। जब वो काम करता है तो अलग अलग हो जाता है। सेशन कोर्ट और जिला जज एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह काम करता है, उसका नाम अलग अलग हो जाता है। उसी तरीके से अंतरणकर्ता और अंतर्ती एक ही व्यक्ति है, लेकिन
इसका स्टेटस अलग है। जैसे मान लो कि यहां अंतरणकर्ता संपत्ति का स्वामी है, संपत्ति का स्वामी है, और यहां जो है अंतर्ती जो है क्या हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, विद्यालय का प्रबंधक हो सकता है, या फर्म का भागीदार हो सकता है, फर्म का भागीदार हो सकता है, विद्यालय का जो जैसे अभी परमजीत ने बताया, तो विद्यालय का अगर वो क्या हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है। तो यह अपनी प्रॉपर्टी विद्यालय के प्रबंधक को ट्रांसफर कर रहा है तो कर सकता है। यह पहले नहीं था, यह 1929 में जोड़ा गया था टीपीए, पहले ये नहीं था, यह 1929 में जोड़ा गया था टीपीए में कि एक व्यक्ति स्वयं को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसका स्टेटस अलग अलग होना चाहिए, एक ही स्टेटस में नहीं कर सकता, उसका अलग अलग। और उसके बाद हम लोगों ने कल जब इससे पहले धारा 6 देखा था कि धारा 6 में यह बताया है कि किन संपत्तियों का अंतरण नहीं होगा। सामान्यतः संपत्ति क्या है, चलायमान होनी चाहिए, संपत्ति का नेचर ही है उसको चलायमान होना चाहिए। चलायमान का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना चाहिए, संपत्ति का यह नेचर है। और टीपीए का भी यह उद्देश्य है कि संपत्ति हमेशा क्या हो, चलायमान हो। संपत्ति को बांध के हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर संपत्ति को हम बांधेंगे तो क्या होगा, समाज का विकास रुक जाएगा। एक ही व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रहेगी और कोई जरूरी नहीं है कि अगर दूसरा उसके पास पैसा है तो वो प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है, अंतरण कर सकता है, और प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानी चाहिए, ये संपत्ति का ऑब्जेक्ट है। और लेकिन धारा 6 कह रही है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिनको हम अंतरण नहीं कर सकते, है ना। संपत्ति तो है लेकिन वह अंतरण योग्य नहीं है। तो इसमें कुल कितने प्रकार की दी गई है संपत्ति जिसका हम अंतरण नहीं कर सकते, 10 प्रकार, 10 प्रकार की संपत्ति दी गई है। पीटी में एक बार पूछा गया कि धारा 6 में कुल कितने प्रकार की संपत्ति है जिसका हम अंतरण नहीं कर सकते, तो 10 प्रकार की संपत्ति, इसका हम अंतरण नहीं कर सकते। अब इसमें हमने लिखवाया भी था आपको शॉर्ट में कि 10 प्रकार की संपत्ति क्या है। तो हमने बताया था कि यानी संभाव्य उत्तराधिकार का हम अंतरण नहीं कर सकते। अभी हमने देखा था ना कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो उसका अंतरण नहीं कर सकते, संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरण नहीं कर सकते, अधिष्ठायी स्थल को यानी सुखाचार को पृथक हम अंतरण नहीं कर सकते, सीमित हित रखने वाले व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते, और भावी भरण पोषण का अंतरण नहीं कर सकते, लोक पद का अंतरण नहीं कर सकते। अगर मैं डीएम हूं तो इस पद का अंतरण नहीं कर सकता। जो हमें वेतन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, वितिकाएं मिल रही हैं, वो तो वह हम किसी दूसरे को अंतरण नहीं कर सकते, इस तरह का। और कह रहा है कि वाद लाने का अधिकार अंतरण नहीं कर सकते। जैसे टॉर्ट में मेरा क्षति हुआ, जैसे हम लोग टॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्षति हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम मुकदमा लड़ लो। अगर वो पीआईएल और लोक लोक प्रकृति का नहीं है तो मेरा क्षति हुआ है तो मेरे क्षति के लिए मैं ही मुकदमा दाखिल करूंगा, दूसरा तो कोई दाखिल नहीं करेगा क्योंकि मेरा अधिकार प्रभावित हुआ है। तो जब मेरा अधिकार प्रभावित हुआ है तो इस अधिकार को हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने ये देखा कि कृषक जो भूमि पर केवल कृषि कार्य कर रहा है तो वह अपने अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता, कोई पट्टेदार अंतरण नहीं कर सकता, कोई किराएदार अंतरण नहीं कर सकता। मान लो कि हमने किराया दिया है किसी व्यक्ति को तो वह किराएदार उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को उठा नहीं सकता। तो ये धारा 6 में बताया गया 10 प्रकार की प्रॉपर्टी जिनका अंतरण हम नहीं कर सकते। अब आता है धारा 7 सेक्शन 7, कह रहा है कि कौन अंतरण कर सकता है, अंतरण प्रॉपर्टी अंतरण करने के लिए कौन सक्षम है। भाई ये जो अंतरण करता है हमने बताया आपको कि यह जो जीवित होना चाहिए यह कौन कर सकता है। तो कह रहा है कि जो संविदा करने के लिए जो सक्षम है वही व्यक्ति, संविदा करने के लिए जो सक्षम है वही व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है। तो संविदा करने के लिए सक्षम कौन व्यक्ति है, इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा कि जो संविदा करने के लिए सक्षम है वही क्या कर सकता है, संपत्ति अंतरण कर सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन अंतरण करेगा, तो कहेगा कि जो सक्षम व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति यानी सक्षम व्यक्ति कौन है, तो जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उम्र 18 साल है, वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है। दूसरा कह रहा है कि जो दिवालिया नहीं है, दिवालिया मतलब
अगर वह इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, तो वह प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता। घोषित हो गया है तो वह अंतरण, तो वह सक्षम नहीं है, यानी जो दिवालिया हो घोषित हो गया है वह संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि जो पागल है, यानी यानी पागल है, स्वतंत्र जो है उसका मस्तिष्क नहीं है, स्वच्छित नहीं है, तो वह सक्षम नहीं होगा संपत्ति अंतरण करने के लिए। तो धारा 7 में बताया कि संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम कौन है, तो कहा कि जो सक्षम वही है जो 18 साल की उम्र पूरी कर लिया हो, और चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज, जो संपत्ति का स्वामी है, कह रहा है जो संपत्ति का स्वामी है। इसका कुछ अपवाद भी है, संपत्ति का जो जो संपत्ति का स्वामी है, जो संपत्ति का स्वामी है वही तो अंतरण करेगा प्रॉपर्टी, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं, है ना, कुछ अपवाद हैं, हम देखेंगे आगे। इस नियम के कुछ अपवाद दिए गए हैं कि जहां कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन फिर भी वह संपत्ति ट्रांसफर कर सकता है ना। आगे की धाराओं में बताया है कि वह व्यक्ति कर सकता है, संपत्ति का जो स्वामी नहीं है वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन धारा 7 में बताया कि इस तरह के व्यक्ति ही संविदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए क्या है, सक्षम है। बाकी कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, यानी वयस्क हो, विकृत चित्त न हो, जिसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, और जो संपत्ति का स्वामी है वही क्या होगा, संविदा करने के लिए सक्षम होगा। अन्य कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं। हाँ, अंतर्ती के लिए, इस अंतर्ती के लिए, इसके लिए जो प्रॉपर्टी है इसके लिए तो बताया, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कहा कोई योग्यता नहीं है। जैसे हम लोग मुस्लिम लॉ में भी पढ़े थे, इसके लिए कोई योग्यता नहीं बताई गई, कोई योग्यता नहीं बताई गई। यानी एक पागल को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, एक अवयस्क को भी हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह का जो है हम क्या कर सकते हैं, है ना, अपनी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है हम इस प्रकार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अंतरणकर्ता के लिए योग्यता धारा कहां दी गई है, धारा 6 में, सॉरी धारा 7 में, कि अंतरणकर्ता की क्या योग्यता होगी। लेकिन अंतर्ती की योग्यता नहीं दी गई है कि अंतर्ती कौन होगा। तो अंतर्ती कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे, हाँ ये भी तीन ध्यान रखना, इसके लिए कोई धर्म नहीं, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम एक मुस्लिम को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या एक हिंदू अपनी संपत्ति मुस्लिम को दान कर सकता है? मुस्लिम टीपीए मुस्लिम पर भी लागू होती है, लेकिन सिवाय अध्याय 2 और अध्याय 7 को छोड़कर। अध्याय 7 दान के बारे में बताया गया टीपीए, और दान मुस्लिम लॉ में हिबा होता है, ध्यान से समझना। जो दान है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसे हिबा बोलते हैं, हिबा। तो हिबा, अगर एक मुस्लिम अगर मान लो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है तो उस पर हिबा के नियम लागू होंगे। जब हिबा के नियम लागू होंगे तो उनको पर्सनल लॉ में जाना पड़ेगा। तो यह जो है टीपीए उस पर लागू नहीं होगा, यानी अध्याय 2 और अध्याय 7, अध्याय 2 और अध्याय 7 इस पर टीपीए लागू नहीं होती, यानी मुस्लिम पर टीपीए लागू नहीं होती। यानी अध्याय 2 का जो प्रावधान है और अध्याय 7 के जो प्रावधान है वह किस पे लागू नहीं होते, मुस्लिम पे लागू नहीं होते। बाकी सारे प्रावधान मुस्लिम पे लागू होते हैं। मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को विक्रय कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को जो है बंधक रख सकता है टीपीए के तहत, लेकिन क्या नहीं कर सकता, सिर्फ हिबा नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। दान के लिए उसे उसके पर्सनल लॉ में जाना पड़ेगा। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अध्याय 2 में बताया गया है कि संपत्ति अंतरण के लिए जो बेसिक है, सामान्य रूल है, वह दिया गया है अध्याय 2 में। यानी यह जो है बताया गया है अध्याय 7 में बताया गया है धारा 122 से लेकर 129 तक, धारा 122 से लेकर 129 तक जो है यह अध्याय 7 में बताया गया है। और यह अध्याय 2 में अंतरण के सामान्य नियम दिए गए हैं। तो यह अध्याय 2 में तो ये जो है बताया गया कि अंतरण के सामान्य नियम है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही होती है, वह इस पे लागू नहीं होती।
तो बाकी बाकी सारे जो अध्याय हैं, 8 अध्याय दिए गए हैं टीपीए में, तो केवल 6 अध्याय जो है इस पे लागू होते हैं, बाकी मुस्लिम पे लागू नहीं होते। अब जो है आ जाओ कौन अध्याय, अब धारा 8 क्या कह रही है? धारा 8 कह रही है कि संपत्ति अंतरण का प्रभाव क्या होगा। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका प्रभाव क्या होगा, यानी अंतरण का प्रभाव। अंतरण का प्रभाव का मतलब, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जैसे मान लो ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस अंतरण का प्रभाव क्या होगा? तो धारा 8 कह रही है कि यह प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो रही है, इसके साथ ही साथ, ध्यान से समझना, इसके साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी से जो संलग्न वस्तुएं हैं, इसके साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी पर जो भार है, वह भी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इस पर चली जाएंगी। जैसे मान लो कि अगर इस प्रॉपर्टी पर कोई ऋण है, तो वह ऋण कौन देगा? अब यह देंगे, क्योंकि यह प्रॉपर्टी इन पे चली गई। इस प्रॉपर्टी में जैसे मान लो कि अगर प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या चली जाएगी, संपत्ति के साथ, अगर अचल संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति के साथ साथ अचल संपत्ति तो जाएगी ही, उसके साथ सुखाचार भी चला जाएगा। सुखाचार हमने कहा था अभी धारा 6 में कि सुखाचार अलग से अंतरण नहीं हो सकता, ये संपत्ति के साथ ही जाएगा। सुखाचार मतलब हवा पानी का अधिकार, मार्गाधिकार, यानी यह मकान, जिसके मकान के सामने अगर कोई सड़क है, कोई जमीन है, तो यह प्रॉपर्टी अगर ए जो है बी को बेच रहा है, तो यह जो सुखाचार है, यानी इस मार्ग पे जाने का, इस सड़क का, ये सब अधिकार इसको चला जाएगा। हवा पानी पाने का अधिकार सब इसको चला जाएगा। तो संपत्ति के साथ साथ क्या क्या चली जाती है, तो कह रहा है ये धारा 8 कि संपत्ति के साथ उसके उपाबद्ध सारे जो है सुखाचार चले जाएंगे, लाभ चले जाएंगे, जो भी प्रॉपर्टी का लाभ है, फाटक चला जाएगा। फाटक मतलब मान लो कि यह जो है मकान किराए पे वाली मकान है, तो ये जो मकान जाएगा, तो जो किराया मिल रहा था वो किसको मिलेगा? किराया किसको मिलेगा? खरीदने वाले को। खरीदने बी वाले को को। मिलेगा। तो वही कह रहा है कि धारा 8 कि उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी अटैच अधिकार हैं, जो भी लाभ हैं, जो भी सुखाचार है, वह सब इसके साथ चला जाएगा। इसके जैसे मान लो कि अगर तुम कोई पानी चलाने वाला मशीन नहीं होता है गांव में, अब उस गांव में मशीन तुम अंतरण कर रहे हो, तो मशीन के साथ साथ उसके नट बोल्ट भी जाएगा, उसके रिंच भी जाएंगे, उसके साथ हैंडल भी जाएगा, जो आप पंप चलाते हो जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, या तो वो क्या होता है, उसके पंप भी चले जाएंगे। उसके लिए आप अलग से उसको अंतरण नहीं करोगे, वह साथ ही, जैसे मान लो मकान बेच रहे हो, तो मकान के साथ साथ खिड़की भी चली जाएगी, मकान के साथ दरवाजे भी चले जाएंगे। तो ये जो है सारे उसके धारा 8 कह रही है कि मकान के साथ जो भी अटैच है संपत्ति, अगर संपत्ति के संलग्न मकान में है, अगर मकान आप अंतरण कर रहे हो, तो मकान का अंतरण करने के साथ मकान के ताले, जो ताला लगा है, जो जो उसके साथ खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब चले जाएंगे। तो ये जो है ऐसा नहीं है, खिड़कियां, दरवाजा, ये सब जो है क्या हो जाएगा, उसके साथ चले जाएंगे। बात हमारी समझ में आ रही है? अन्य सब चीज, जी सर। हाँ। तो ये जो है धारा 8 कर रही है अंतरण का प्रभाव क्या होगा। और जैसे अगर आप ये तो हो गया, इसके साथ ही साथ लीगल सारी जो प्रसंगतियां हैं, जब प्रॉपर्टी, मान लो इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन है और ये जान रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पे लोन है, ध्यान से समझना, अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन है, इस प्रॉपर्टी पर कोई भार है, और ये जान रहे हैं कि भार है, तो इनको भार भी वहन करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान लो कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को अंतरण कर रहा है, और ये पहले क्या कर रहा है, ये पहले एक ही इसके पास प्रॉपर्टी है, पर ये क्या किया है, बंधक रखा है, कुछ पैसा लिया है सी से, मान लो 5,000 रुपए सी से लिया है। अब ये प्रॉपर्टी इनको बेच रहा है। बंधक रखने का ये मतलब नहीं कि प्रॉपर्टी ये बेच ही नहीं सकता, स्वामी तो है। अब इस प्रॉपर्टी को यह बेच रहा है, तो अब यह जो क्रेता है इस प्रॉपर्टी को कैसे लेगा,
इस प्रॉपर्टी को बंधक के अधीन लेगा। ध्यान से समझना, कैसे लेगा? बंधक के अधीन। ऐसा नहीं है, या नहीं कह सकता कि अरे हम अब ये मान लो पैसा किससे मांगेगा? पैसा तो प्रॉपर्टी के लिए लिया है, प्रतिभूति है प्रॉपर्टी, तो अब प्रॉपर्टी इसके पास चली आई। तो अब ये नहीं कह सकते कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम नहीं देंगे, तुम जाओ इनसे लो। इनको देना पड़ेगा ये बंधक, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ उसके भार भी चले जाते हैं, वह बंधक के अधीन खरीदे हैं उसको, है ना। तो यही सब कह रहा है कि आधार 8 की अंतरण का प्रभाव क्या होगा। तो कहा कि प्रभाव का मतलब उसके साथ जो संपत्ति हम अंतरण कर रहे हैं उसके साथ कुछ चीजें जो हैं वह भी संलग्न चली जाएंगी। जैसे आप मोटरसाइकिल कर रहे हो तो मोटरसाइकिल के साथ उसके जो जो उसके कल पुर्जे हैं वो सारे अंतरण होंगे, साथ ही जाएंगे। तो ये जो है यह इसका ये है धारा 8 में। अब धारा 9 क्या कह रहा है? धारा 9 कह रहा है कि अंतरण जो है क्या हो सकता है? लिखित या मौखिक हो सकता है। अंतरण कैसे होगा? जो हम प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो रही है तो वह कैसे होगा? अंतरण कैसे होगा? तो कैसे होगा का मतलब कहा कि अंतरण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यानी अंतरण लिखित भी होगा और मौखिक भी हो सकता है। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बोल के दे दिया कि ठीक है मैं तुमको ये, लेकिन टीपीए के अंतर्गत कुछ ऐसी दशाएं बताई गई हैं जहां आप प्रॉपर्टी को लिखित ही अंतरण करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन ही कराओगे, मौखिक अंतरण नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए सामान्य नियम क्या है, क्या प्रॉपर्टी मौखिक अंतरण हो सकती है, तो क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे कि प्रॉपर्टी मौखिक और लिखित दोनों तरीके से अंतरण हो सकती है ना। मौखिक भी हो लेकिन सकती लेकिन टीपीए में तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर, तभी तो नहीं। टीपीए के हिसाब से होता है। सारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं आवश्यक होगा चाहिए, कुछ प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन बताया। अब कौन सी प्रॉपर्टी? यानी आपसे अगर पूछा जाए क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अंतरण मौखिक हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ हो सकता है। लेकिन कहा जाए कब मौखिक नहीं होगा, तब तुम बताओगे कि कुछ दशाएं हैं जहां हम बिना उसका लिखित और बिना रजिस्ट्रेशन हम अंतरण नहीं कर सकते। जैसे अब धारा 9 में कहा कि कहां लिखित होना अनिवार्य है, तो सारी प्रॉपर्टियों का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। तो इसको नोट करना, कह रहा है कि धारा 54 के तहत, 54 मतलब विक्रय, अगर आप प्रॉपर्टी को विक्रय कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी? अस्थावर संपत्ति। और टीपीए के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी का अंतरण होता है? चल प्रॉपर्टी का कि अचल प्रॉपर्टी का? किस प्रॉपर्टी का अंतरण होता है? अचल संपत्ति का। हाँ, अचल संपत्ति का। और चल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा? अगर हम अपनी बाइक बेच रहे हैं, हम अपने अंगूठी बेच रहे हैं, तो कैसे बेचेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको बेचेंगे, है ना। तो टीपीए हमेशा ध्यान से रखना, टीपीए हमेशा जो विक्रय की बात करेगा वह अचल प्रॉपर्टी का विक्रय होगा, अचल संपत्ति, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत ही टीपी होगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण सोगा के तहत होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत होता है। तो अगर मान लो कि हम धारा 54 के तहत प्रॉपर्टी जिसका मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक है, अगर हम 100 रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी है तभी उसका रजिस्ट्रेशन और लिखित कराएंगे। अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, है ना, वह मौखिक हो सकता है। अब देखो, अब तो 100 रुपए की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है टीपीए में सामान्यतः। अब तो 1882 का यह एक्ट है ना, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब 1882 का एक्ट है, उस समय 100 रुपए का महत्व था, लेकिन अब तो 100 रुपए की कोई महत्व नहीं है। अब तो 100 रुपए में जो है खाना नहीं खा पाओगे। तो पहले प्रॉपर्टी मिल जाती थी। तो कह रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है ये नियम, तो कह रहा है कि अगर 100 रुपए या उससे अधिक की जो प्रॉपर्टी है उसी का क्या होगा? उसी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसी को हम लिखित करेंगे, है ना, लिखित करेंगे और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करें। दूसरा, और अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो हम उसको मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं,
ये सब बोल के कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 रुपए या उससे अधिक है तो उसका लिखित होगा और पंजीकरण होगा। अगला कह रहा है धारा 58 बंधक, वही सेम दशा कि अगर बंधक हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं, बंधक कर रहे हैं, और 100 रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी है, ये धारा 58 के तहत विक्रय विक्रय कर रहे हैं, और इसके तहत बंधक, और बंधक में क्या कर रहा है 100 रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी है, अधिक की संपत्ति है, तो फिर क्या होगा, उसका लिखित होगा और पंजीकरण होगा। और ध्यान से समझना, इसमें सिवाय लिख लेना, सिवाय हक विलेखों के निक्षेप बंधक से। इससे एक क्वेश्चन पीटी में आता है, हक विलेखों के निक्षेप बंधक से। जब आप बंधक पढ़ोगे कि बंधक 6 प्रकार से होते हैं, सादा बंधक, भोग बंधक, सशर्त विक्रय बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलेखों का निक्षेप बंधक, विलक्षण बंधक। तो ये जो है उसमें एक बंधक है हक विलेखों का निक्षेप बंधक। वह कह रहा है कि अगर हम 100 रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। कब 100 रुपए या उससे अधिक कर रहे हैं तब भी आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यानी जो 5 अभी यानी कह रहा है कि 100 रुपए या उससे अधिक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा, लिखित होगा, सिवाय हक विलेखों के निक्षेप बंधक से। यानी हक विलेखों का निक्षेप बंधक 100 रुपए से भी अधिक है और तो भी हम उसका होना आवश्यक नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। दूसरा इसका क्या अपवाद है? अपवाद है सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज। सादा बंधक अगर 100 रुपए से कम भी है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता। 100 रुपए से कम है तो भी उसका लिखित होना, ये सब नोट कर लो, पीटी में पूछा जाता है, लिखित एवं पंजीकरण अनिवार्य है। लिखित और उसका पंजीकरण अनिवार्य, लिखित और उसका पंजीकरण अनिवार्य है ना? बात समझ में आ रही है? अब क्या देखे बंधक में, अभी और भी प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा, लेकिन क्लियर होके समझ। इस पे पीटी में क्वेश्चन पूछ देगा कि किन बंधकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? किन बंधकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है? 100 रुपए से अधिक या उससे 100 रुपए या उससे अधिक भी है तो भी। हक विलेखों के निक्षेप बंधक। हाँ, हक विलेखों के निक्षेप बंधक। हक विलेखों के निक्षेप बंधक ये क्या होता है? हक विलेखों का निक्षेप बंधक ये महानगरों में किया जाता है। प्रॉपर्टी का जब आप बंधक करोगे तो प्रॉपर्टी का कागज दे देते हो, प्रॉपर्टी का कागज दे दोगे, तो ये जो है ये एक तरीके से उसका अगर रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास प्रॉपर्टी की संपत्ति कागज है, उसका जो है दस्तावेज है, तो वही स्वामी, वही जो है उसका माना जाएगा कि हाँ इन्होंने बंधक किया है तभी कागज पहुंचा है, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। और किन बंधक, किस बंधक का अगर 100 रुपए से भी कम प्रॉपर्टी है, 100 रुपए से भी कम पर हम उसको बंधक कर रहे हैं तो उसका अनिवार्य है, तो कौन सा बंधक है? सादा बंधक। सादा बंधक। सादा बंधक 100 रुपए से कम होगा तब भी उसका होगा। अब आ जाओ। हाँ सर थोड़ा सा बंधक के बारे में बता दीजिए ना। बंधक के बारे में जी। अब अभी इसको पढ़ लो, पढ़ करो ना। बंधक तो आपका धारा 58 में आएगा ना। धारा, चलो बंधक जो है दो, हमने बताया ना 6 तरीके का बंधक होता है। बंधक क्या है? बंधक क्या है? बंधक क्या कहो, किसको बंधक कहोगे? तो लोन के लिए कहेंगे। हाँ, लोन के लिए, पैसे के लिए। आप जब अचल संपत्ति को प्रतिभूति के तौर पे रखते हो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि तुम्हें मकान बनवानी है या तुम्हें कोई भी काम करवानी है, अपनी बहन की, अपने लड़की की शादी करनी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं। कोई व्यक्ति लोन क्यों लेता है? जब उसकी आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होगी तभी तो लोन लिया जाता है। किसी से कर्ज लोगे तो आप जब किसी से कर्ज ले रहे हो और वो आपका परिचित नहीं है तो क्या आपको पैसा दे देगा वो? नहीं सर। उसके लिए वो क्या करेगा? सर वो प्रतिभूति गारंटी मांगेगा। हाँ, वो गारंटी मांगेगा। तो जब वह गारंटी मांगेगा, ध्यान से समझना, यानी तुम ये हो और ये तुम इनको इससे तुम्हें पैसा चाहिए 5 लाख रुपए, और यह तुम्हारा परिचित नहीं है। आजकल तो परिचित भी पैसा नहीं देता है ना?
तो वो क्या करेगा कि कहेगा कि भाई हमें तुम्हें पर विश्वास नहीं है, तुम पता नहीं पैसा हमारा वापस करोगे कि नहीं करोगे। इसके लिए आप क्या करो, एक अपनी प्रॉपर्टी हमें प्रतिभूति के तौर पे दो, श्योरिटी के तौर पर दो, प्रतिभूति के तौर पर यह प्रॉपर्टी तुम हमें दो, तो ही हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। और ध्यान से समझना, अगर यह प्रतिभूति वाली प्रॉपर्टी अचल है, मकान है, जमीन है, तो इस संव्यवहार को कहते हैं बंधक। लेकिन अगर यह प्रतिभूति सोना है, गाड़ी है, कार है, यानी चल प्रॉपर्टी है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? गिरवी। गिरवी। इसको बोलते हैं गिरवी। गुड, इसको बोलते हैं गिरवी। तो ध्यान से समझना, बंधक और गिरवी में क्या है, अंतर है। बंधक ये जो प्रतिभूति प्रॉपर्टी है, अगर वह अचल प्रॉपर्टी है तो ही वह बंधक होगी। और अगर यह प्रतिभूति प्रॉपर्टी चल है, जैसे तुम किसी गए सुनार के वहां या किसी के वहां, तुमने कहा कि भाई हमारे पास ये हम इस अपने आभूषण को बेचना नहीं चाहते, लेकिन आप इसको अपने पास रखिए, हम आपको पैसा लौटाएंगे, तो ये आभूषण हमें वापस कर दीजिएगा। तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहोगे, गिरवी। लेकिन जब यही प्रक्रिया जब अचल प्रॉपर्टी का हो तो वह बंधक होगा, यही बंधक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको बंधक कर्ता कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको बंधकदार बोलते हैं। अब ये तो बंधक हमने समझ लिया, ध्यान से समझना और क्या है। और यह जो प्रॉपर्टी जिसको हम प्रतिभूति कर रहे हैं वह बंधक संपत्ति होता है। क्या होता है, बंधक संपत्ति। और जो यह पैसा हमने लिया है इसका नाम अलग अलग होता है, इस नाम को समझोगे तभी बंधक के प्रकार को समझ पाओगे। ये जो प्रॉपर्टी है, जो हम पैसा ले रहे हैं और प्लस इस पर ब्याज, ये कहते हैं हम बंधक धन, इसको बोलते हैं बंधक धन। तो बंधक धन और बंधक संपत्ति में क्या अंतर है, बताओ? बंधक धन और बंधक संपत्ति में क्या अंतर है? सर जो संपत्ति रखी जा रही है हाँ वो तो बंधक संपत्ति हो गई, और उसके हाँ बदले में जो धन मिल रहा है हाँ वो बंधक धन है। हाँ, वो बंधक धन है ना। तो अब जब बंधक के प्रकार पढ़ोगे, अब ध्यान से समझना, इसी यानी बंधक हमने समझ लिया, अब इसी पर सबका इन्हीं ये 6 तरीके का बंधक होगा। ये जो बंधक हमने कहा, जो प्रक्रिया बताई, ये 6 तरीके से हो सकता है। सादा बंधक, दूसरा भोग बंधक, तीसरा सशर्त विक्रय बंधक, चौथा अंग्रेजी बंधक, पांचवा हक विलेखों का निक्षेप बंधक, सातवां विलक्षण बंधक। ये जो बंधक हमने बताया आपको, ये वाली जो हमने कि यह जो है यह 6 प्रकार से होगा। अब देखना क्या होता है। अब सादा बंधक में बहुत आसान है, जैसे हमने ये बताया बंधक संपत्ति, ये बंधक संपत्ति है, और जो इसको पैसा ये दे रहा है वह बंधक धन है, और प्लस इस पर ब्याज बंधक धन है। और ये क्या है, बंधक करता है, और जो पैसा दे रहा है वो बंधकदार है, मॉर्गेजी है। अब इसी को समझना, सादा बंधक में क्या होता है। सादा बंधक में जो यह प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना, सादा बंधक में जो इसी की प्रॉपर्टी है ना, यह प्रॉपर्टी इसी के पास रहती है। सादा बंधक में यह जो बंधक संपत्ति है वह इसी के पास रहती है, और पैसा ये ले लेता है 5 लाख रुपए, जितना भी ले 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले लिया, और इससे क्या किया, वचन दिया। इससे कह रहा है कि यह प्रॉपर्टी हम प्रतिभूति के तौर पे रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह वचन दे रहा हूं, ये मैं आपके साथ यह वचन दे रहा हूं कि आपको हम क्या करेंगे, यह पैसा आपको लौटा देंगे, है ना। और अगर नहीं लौटाते हैं तब आप हमारी इस प्रॉपर्टी को क्या करिएगा, विक्रय करा दीजिएगा। और ये प्रॉपर्टी किसके पास रहती है, सर बंधककर्ता के पास रहती है ये। हाँ, बंधककर्ता के पास रहती है, और वह व्यक्तिगत रूप से यह वचन देता है कि हम आपको क्या करेंगे, इस समय तक पैसा हम लौटा देंगे,
और हम लौटा देंगे, व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होता है। और इसीलिए देखो इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, इसीलिए हमने कहा ना इसका सादा बंधक अभी हमने बताया था कि इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। भाई प्रॉपर्टी या इसी के पास है, पैसा भी इसी के पास है, हो सकता है आगे चल के मुकर जाए कि भाई हमने तो बंधक ही नहीं किया था, हमने तो इनसे पैसा ही नहीं लिया था, इसलिए कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि सादा बंधक में कब्जा तो उसी के पास रहता है। बात हमारी समझ में आ रही है कि आगे चल के लॉ बनाने वाला देखो कितना है कि आगे चलकर विवाद ना हो, इसलिए सादा बंधक अगर 100 रुपए से कम भी हो रहा है तब भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्यों सादा बंधक में? क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसी के पास रहती है, बंधककर्ता के पास। बात हमारी समझ में आ रही है ना? जी यस सर। सर। हाँ, अब ये आ रहा है भोग बंधक। भोग बंधक क्या है? भोग बंधक में ये जो बंधक संपत्ति है वह इसके पास चली जाती है, इसके पास, अब इसके पास नहीं रहती। भोग बंधक में प्रॉपर्टी इसके पास चली जाती है, यह जो बंधक संपत्ति है। और यह कहता है, ध्यान से समझना, यह कहता है कि जो हम 5 लाख रुपए लिए हैं आपसे, आप इस प्रॉपर्टी से वसूल करिएगा। जैसे मान लो प्रॉपर्टी में खेती बाड़ी करने के लिए दे दिया कि चलो खेती करिएगा, और 5 लाख रुपए जब तक हम नहीं आप जब तक आपका 5 लाख रुपए नहीं हो जाता तब तक आप इस खेत को मत छोड़िएगा। ये भोग बंधक है। जैसे एक मकान को हमने दे दिया, मकान किराए पर है, मान लो कि मकान इसका है और यह हर महीने किराया ले रहा है 10,000 रुपए, सपोज करो। अब ये दे दिया इसको और ये कहेगा कि जब तक आपका 5 लाख रुपए की रकम नहीं हो जाती, इस पर जो भी ब्याज होगा नहीं हो जाता, तब तक आप प्रॉपर्टी अपने पास रखिए और उसका भोग करिए। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? भोग बंधक। बात हमारी समझ में आ रही है? सर इसको गिरवी भी कह सकते हैं क्या? यस सर। ये गिरवी क्या हो रहा है? गिरवी नहीं हो रहा ना, ये तो अचल प्रॉपर्टी का हो रहा है ना, ये तो गिरवी नहीं होता। गिरवी अचल प्रॉपर्टी का कैसे होगा? वो तो चल प्रॉपर्टी का गिरवी होता है। अभी हमने बताया ना कि गिरवी और बंधक में क्या डिफरेंस है। सर गिरवी चल संपत्ति की होती है और बंधक जो होता है वो अचल संपत्ति का होता है। सही है परमजीत? जी जी सर। हाँ, तो बिल्कुल तुम लॉ के विद्यार्थी हो, आम आदमी नहीं हो कि तुम कहोगे अरे गिरवी, हम अपना मकान गिरवी रख दिए। तो ये आम आदमी लोग बोलते हैं जिनको लॉ की जानकारी नहीं है, वो कहेंगे हम अपना मकान गिरवी रख दिए। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन तुमने इंटरव्यू में गए, तुमसे पूछ दिया कि तुम अपनी अचल, तुम्हें पैसे की जरूरत है और तुम अपना मकान बी को गिरवी रख रहे हो, क्या यह गिरवी वैलिड है? तो तुम कहोगे हाँ वैलिड है। जबकि तुम कहोगे नहीं सर, यह गिरवी नहीं होगा, यह बंधक होगा, क्योंकि हम तो अचल प्रॉपर्टी अपना दे रहे हैं। वो तुम्हारा देखेगा, टेस्ट करेगा। ऐसे ही वो कहेगा, तुम ऐसे बोल दिए कि हाँ सर गिरवी वैलिड है क्योंकि वह पैसा दे दिया और वो उसके लिए ले लिया, जबकि वास्तव में ये क्या है? बंधक है ना? तो ये जो है कह रहा है कि यह जब प्रॉपर्टी इसी के पास आ जाए, इसी के पास रहे, इसको दे दे कब्जा और कहे, क्या कहे कि इस प्रॉपर्टी से आप भोग करिए, इस प्रॉपर्टी को तब तक भोग करिए जब तक कि आपका 5 लाख रुपए नहीं हो जाता, और 5 लाख रुपए हो जाएगा तो फिर आप हमें दे दीजिएगा। इसी को कहते हैं भोग बंधक। अब आता है क्या? अंग्रेजी बंधक, नहीं सॉरी, सशर्त विक्रय बंधक। जैसे नाम से ही लग रहा है सशर्त विक्रय बंधक, जब नाम से ही लग रहा है जैसे सशर्त विक्रय बंधक, 5 लाख रुपए इससे इसने लिया और ये प्रॉपर्टी इनको दे दिया, इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस शर्त पे दिया, ध्यान से समझना, इस शर्त पे दिया कि अगर हम अमुक दिन, अमुक दिन मतलब किसी दिन देगा, मान लो डेट दे दिया, ये कहेगा कि इतने दिन के अंदर हमारा पैसा दोगे। तो मान लो कि आज अगर 11 मई है 2025, तो ये कहेगा कि हमें भाई 1 साल का समय दीजिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो 11 मई 2026 के साथ यह देगा, ये प्रॉपर्टी इनको क्या करेगा? इनको दे दिया, लेकिन यह शर्त लगाया, विक्रय कर दिया, लेकिन यह शर्त लगाया, क्या शर्त लगाया? कि जब हम अमुक दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इन लोगों में, कि जिस दिन हम अगर यह पैसा वापस कर दें समय से तो संपत्ति हमारा छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर हम इस दिन पैसा वापस नहीं कर पाए
तो यह विक्रय एब्सोल्यूट हो जाएगा, अब प्रॉपर्टी आप स्वामी हो जाओगे। तो इस शर्त के साथ अगर विक्रय कर रहा है, बंधक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सशर्त विक्रय बंधक। तो ये कहते हैं इसको सशर्त विक्रय बंधक। बात समझ में आ रही है? अब आता है एक अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक ध्यान से समझना, अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मॉर्गेज इसको बोलते हैं। अंग्रेजी बंधक में क्या होता है? अंग्रेजी बंधक में कह रहा है कि यहां प्रॉपर्टी बेच दिया रहता है, यहां प्रॉपर्टी बेचता नहीं है, ये बस ये कहता है ये 5 लाख रुपए इनसे लिया और इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि अगर अमुक दिन, दोनों में क्या अंतर है ध्यान से समझना, अगर हम निश्चित दिन पर, निश्चित तारीख पर प्रॉपर्टी बेचा नहीं, इनको बंधक रखा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम निश्चित दिन तक आपको पैसा नहीं लौटाएंगे तो यह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, आप इसके स्वामी हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी बंधक। यानी यह प्रॉपर्टी बस निश्चित डेट पर, निश्चित तिथि पर यदि पैसा वापस नहीं किया, यानी बंधक धन, इसको बोलते हैं बंधक धन, वापस नहीं किया तो संपत्ति को विक्रय मान लिया जाएगा। तो मान लिया जाएगा यानी क्या हो रहा है, यहां ध्यान से समझना, सशर्त विक्रय बंधक में इसको पहले ही उसको विक्रय कर लिया है, बस ये कहा है कि इस डेट पर अगर हमने दे दिया तब तो विक्रय नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो विक्रय मान लिया जाए। इसमें अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, वह एक डेट निश्चित करता है और कहता है कि अगर हम इस निश्चित डेट पर आप नहीं, हम बंधक नहीं, धन नहीं वापस किए तो फिर आप इसको विक्रय करा दीजिएगा, आप इसको विक्रय कर लीजिएगा। तो ये कहते हैं अंग्रेजी बंधक। दोनों में क्या डिफरेंस है? सशर्त विक्रय बंधक और अंग्रेजी बंधक में ये दोनों एक साथ सिमिलर दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें पहले ही उसको शर्त के साथ विक्रय कर दिया रहता है, इसमें विक्रय नहीं किया रहता है। लेकिन यह कहता है कि अगर हम अमुक दिन, मान लो 11 मई 2025 को, 11 मई 2025 को विक्रय किया और 26 को कह रहा है कि अगर हम नहीं देंगे तो विक्रय, तो फिर यह प्रॉपर्टी आपको विक्रय हो जाएगी। ये हो गया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी बंधक। हक विलेखों का निक्षेप बंधक, हक विलेखों का निक्षेप बंधक, इसमें विक्रय के प्रॉपर्टी नहीं जाती, इसमें प्रॉपर्टी नहीं जाती, बल्कि इसमें केवल दस्तावेज दिए जाते हैं। दस्तावेज यानी जैसे मान लो कि ये जो है अपनी प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी है, तो यह जो, और इस पर ये 5 लाख रुपए ले रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं वह दस्तावेज इनके पास रहते हैं, और ये प्रॉपर्टी किनके पास रहती है? इनके पास रहती है। दस्तावेज इनके पास रहते हैं और कह रहा है कि अगर हम 5 लाख रुपए आपको लौटा देंगे तो ये जो दस्तावेज है वो हमें वापस कर दीजिएगा। ये केवल महानगरों में होता है, महानगर, बाकी जो बंधक होते हैं वो कहीं भी होते हैं, लेकिन यह जो हक विलेखों का निक्षेप, हक विलेख, विलेख मतलब दस्तावेज, हक मतलब स्वामित्व का, हक मतलब आपके हक का विलेख, तो हक विलेख ही केवल जाता है, यानी दस्तावेज ही इस प्रॉपर्टी की जाएगी और इनके पास, और अगर यह पैसा वापस कर देता है तो ये दस्तावेज वापस कर देंगे, और अगर पैसा वापस नहीं किया तो फिर वह दस्तावेज उनके पास ही है, उस प्रॉपर्टी को वो विक्रय कराए या कुछ भी कराए, है ना। तो यह जो है हक विलेखों का निक्षेप बंधक। विलक्षण बंधक कह रहा है कि कुछ ऐसे बंधक हैं जो इन पांचों में नहीं आते, जैसे गांव में बहुत तरीके के पैसे लोग लेते हैं, तो वह भी क्या होगा, इसमें आ जाएगा। जैसे बहुत तरीके के नियम चल रहे हैं, लॉ तो केवल 6 तरीके का नियम बताया, 5 तरीके का। विलक्षण बंधक मतलब कुछ, ना तो सादा बंधक हो, ना तो भोग बंधक हो, ना तो अंग्रेजी बंधक हो, ना तो सशर्त विक्रय बंधक हो, अन्य प्रकार से, किसी अन्य प्रकार से भी अगर हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो भी वह बंधक की कोट में आएगा और विलक्षण बंधक कहलाएगा। अगला कह रहा है दूसरा, यानी पट्टा, धारा 107, पट्टा, अगर संपत्ति का पट्टा हो रहा है और पट्टे की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक की है तो उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लिखित होगा और पंजीकरण होगा। अगर मान लो कि 1 वर्ष से कम की पट्टा है तो
अगर 1 वर्ष से कम का है पट्टा तो सर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अरे नहीं, उसका मौखिक भी हो सकता है। अगर 1 वर्ष से कम अवधि का पट्टा है तो उसका मौखिक भी हो सकता है, लेकिन 1 वर्ष से जब अधिक हम पट्टा कर रहे हैं तो फिर वह क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसको लिखित ही करेंगे। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी, मान लो हम अपना मकान किसी को किराए पे दे रहे हैं, इसीलिए देखो लोग कितने महीने का पट्टा कराते हैं, 11 महीने का। 11 महीने का कहते हैं कि 11 महीने का पट्टा क्यों, क्योंकि अगर 1 साल का कराएंगे तो उसका हमें कचहरी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको बकायदे उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर लिखा जाएगा कि इन्होंने पट्टा 5 साल के लिए इतने लिए। लेकिन इसीलिए 11 महीने का पट्टा होता है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन और मौखिक रूप से बातचीत हो जाती है। लेकिन जहां 1 साल और उससे अधिक का आप दे रहे हैं पट्टे पर, तो फिर उसका आप क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आपका ये फॉल्ट होगा कि अगर दान कर रहे हो प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, धारा 123, अगर आप अस्थावर संपत्ति का दान कर रहे हो, यानी अपनी मकान को, अपने खेत को दान कर रहे हो, तो वहां रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, पंजीकरण अनिवार्य है। चाहे वह अस्थावर संपत्ति 100 रुपए या उससे अधिक की है, या पैसे का कोई मतलब नहीं है। अगर अस्थावर संपत्ति है और तुम दान कर रहे हो तो उस दान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर दूसरा, अगर जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर जंगम संपत्ति का दान कर रहे हो, दान हो रहा है, तो वहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दान हो रहा है तो वहां पंजीकरण हो भी सकता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मौखिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, मौखिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। यस सर, आ यस रहा है सर। 123 के बारे में अगर पूछना है। अस्थावर संपत्ति है, चाहे 100 रुपए से अधिक हो या अधिक कम हो, उसका रजिस्ट्रेशन हर हाल में अनिवार्य है। लेकिन अगर जंगम प्रॉपर्टी, हम अपनी स्कूटर, अपनी साइकिल, अपनी बाइक, अपनी अंगूठी अगर हम किसी को दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं या मौखिक भी दे सकते हैं, है ना। तो ये जो है यह कह रहा है। अगला, लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन आप अगर नहीं भी करा रहे हो तब भी आप उस प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। अगला कह रहा है धारा 130, अनियोज्य दावे का अंतरण। अनियोज्य दावे का अंतरण, अगर अनियोज्य दावे का अंतरण कर रहे हैं तो ध्यान से समझना, एक कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरण हमेशा क्या होगा, लिखित होगा, हमेशा क्या होगा, लिखित होगा। लेकिन पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लिखित होगा लेकिन उसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, पंजीकरण नहीं होगा, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर अनियोज्य दावे का, हम उस दिन अनियोज्य दावा आपको बताए थे, अनियोज्य दावा क्या है बताओ नेहा, पढ़ी थी तुम? नो सर। ये तुम्हारा पहला क्लास है? यस सर। ओके, और तुम बताओ शिल्पा, अनियोज्य दावा क्या है? सर अनुज्ञ दावे वो होते हैं जिसमें जो प्रतिभूति नहीं रखी जाती, इसमें जो ऋण होता है वो अप्रतिभूति होता है। वेरी गुड। इसमें हम ऋण लेते हैं लेकिन प्रतिभूति के बिना लेते हैं। जैसे जैसे मान लो अभी हम देख रहे हैं, बंधक ले रहे हैं, गिरवी कर रहे हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी रख रहे हैं। लेकिन हम जो है यहाँ 20 से 5 लाख रुपए ले रहे हैं, ध्यान से समझना, 5 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन हमने इसके बदले कोई प्रतिभूति नहीं रखी। ये हमें जानता है या नहीं जानता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे तुम अपने सहेली से, अक्सर लोगों के पास पैसे नहीं होते तो कहते हैं भाई हम उधार दे दो 5,000 रुपए, हम दे देंगे तुमको। तो इसके लिए तुमको कुछ पैसे थोड़ा ना, उसको तुम कोई प्रतिभूति थोड़ा ना देते हो, तुमने तुमको दे दिया, कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। लेकिन तुम अगर उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हो तो वह क्या करेगा, तो वह जो बाद लाएगा,
जो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दाखिल करेगा अनियोज्य तो ये पैसे के लिए, इसी को कहते हैं अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम। यानी अनियोज्य दावा एक ऐसा ऋण के बारे में होता है, एक ऐसा ऋण है जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती, जबकि बंधक में प्रतिभूति दी जाती है। प्रतिभूति दी जाती है कि नहीं बंधक में? ये सर जी दी सर। जाती। इसमें कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती, ये पैसा और यह जो संव्यवहार है इसी को कहते हैं अनियोज्य दावा। अब ये जो है पैसा ले लिए और ये पैसा इनको वापस नहीं कर रहे हैं, अब ये मुकदमा दाखिल करेगा इनको, तो वह जो मुकदमा दाखिल करेगा, वाद लाएगा, उस वाद को हम कहेंगे अनियोज्य दावा, क्लेम। अब इस अनियोज्य दावे का सपोज कर देखो, ये अनियोज्य दावे का जो इसको राइट है, ये किसी थर्ड को अंतरित कर सकता है, सी को अंतरण कर सकता है। तो जब सी को यह राइट अंतरण करेगा क्या कि भाई ये इससे पैसा हमें पाना है 5 लाख रुपए, मैं नहीं वसूल कर पा रहा हूं, तुम वसूल करो। अब ये इसी अधिकार को अपने ट्रांसफर कर दिया, अपने इस अधिकार को। तो इस अधिकार को इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा लिखित होगा, इन लोगों में लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिखित होगा, तब यह अंतर्ती हो जाएगा और इसको राइट होगा कि अब इनसे पैसा वसूल करें। जबकि पैसा तो ये दिया है, लेकिन टीपीए की धारा 130 से लेकर 137 बताती है कि यह जो राइट इसका है वह अपने राइट को इसको अंतरित कर सकता है, किसी थर्ड को अंतरित कर सकता है, चाहे प्रतिफल के साथ या बिना प्रतिफल के साथ अंतरण कर सकता है। अब जब अंतरण कर देगा तो ये पैसा वसूल करेगा, और वसूल करेगा तो ये जो पैसा है इसको मिल जाएगा, ये पैसा इसको मिलेगा, है ना। अब इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखित करना पड़ेगा, इनके और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है इससे बाद लाने का, अनियोज्य दावे का, तो यह लिखित होगा, पंजीकरण होना अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछा है, क्या अनियोज्य दावे के अंतरण के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है? नहीं। अनिवार्य नहीं है। क्या मौखिक भी हो सकता है? जी सर। बहुत सही, मौखिक भी हो सकता है। नो सर। नो नो सर, सर, हमने लिखित लिखा ना होगा। हमेशा लिखित होगा। यार कहा यहाँ लिखा ना हमेशा, मैंने कहा लिखित होगा, मौखिक कहाँ लिखा है? हमेशा क्या होगा? लिखित होगा, मौखिक नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहाँ कॉन्ट्रैक्ट, और इनके अलावा जो ये दिया गया है टीपीए में, इनके अलावा जो प्रॉपर्टी है वहां मौखिक भी अंतरण हो सकती है। इनके अलावा केवल इन्हीं का बताया कि लिखित और पंजीकरण होगा, इनके अलावा जो दिया गया वो मौखिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है इनके अलावा। बात समझ में आ रही? ये धारा 9 में दिया गया। चलो अब कह रहा है, ये सब नोट किए हो कि सर। नहीं? हाँ सर यस आपकी आवाज सर। ब्रेक हो रही है, मौखिक क्या? क्या हो सकता है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मौखिक क्या हो सकता है? आपने भी कुछ करवा रहे थे शायद। मौखिक हमने कहा इनके अलावा, जो भी हमने लिखा इनके अलावा जो भी अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वह मौखिक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जो ऊपर लिखे हैं धाराओं के तहत वो मौखिक नहीं होगा, वो हमेशा लिखित होगा और पंजीकरण होगा। अनियोज्य दावा लिखित होगा, पंजीकरण नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम अंतरण कर रहे हैं तो मौखिक भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछा जाए क्या टीपीए के तहत प्रॉपर्टी हमेशा लिखित अंतरण होगी, क्या उसका पंजीकरण आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा नहीं, पंजीकरण हमेशा आवश्यक नहीं है। जहां लॉ कह रहा है कि पंजीकरण कराइए वहीं पंजीकरण आवश्यक है और लिखित आवश्यक है ना। चलो ये यस हो गया। सर। अब जो है, अब धारा 10, अब जो है धारा 10 देखते हैं। धारा 10 क्या कहते हैं? इसको कह रहा है, अभी हमने क्या देखा था, अब समझ लो ये यहां से प्रिंसिपल शुरू होते हैं, धारा 10, 12, 13, 14, है ना, 18, 19, 21, 25, 26। हम तुम्हें वो जितने डॉक्ट्रीन हैं वो आपको हम बता देंगे, लिखवा देंगे अभी कि कौन कौन से, इसमें से एक क्वेश्चन आपको इन डॉक्ट्रीन को समझना होगा जो सिद्धांत है। जैसे धारा 10 क्या कह रहा है? अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त शून्य होगी। अन्य संक्रमण यानी जो ट्रांसफर के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रही है। अभी देखा हमने आपको बताया क्या, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि संपत्ति क्या है? संपत्ति चलायमान होती है। संपत्ति का गुण है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वह जाती रहती है। अगर संपत्ति को हम बांध के रखेंगे
तो फिर यह सही नहीं है। जुरिस्प्रूडेंस भी कहता है कि संपत्ति क्या होगी, हमेशा चलायमान होती है। यानी संपत्ति का मतलब, संपत्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, चलायमान होनी चाहिए। चलायमान का मतलब यानी हमेशा प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता, अगर ये नहीं होगा तो समाज का विकास रुक जाएगा। क्या अगर मान लो ऐसा अगर नहीं होता तो क्या आप लोग, जैसे मान लो सपोज करो कि जितने पहले सबके पास खेत थे या मकान है, तो क्या दूसरे के पास मकान रह पाता, क्या दूसरा कोई खेत खरीद पाता, नहीं सर। नहीं हो पाता। क्यों, अगर ऐसा नियम होता कि प्रॉपर्टी जिसके पास है उसी के पास रहेगी, दूसरे के पास नहीं जाएगी, और वह उस प्रॉपर्टी को न तो विक्रय कर सकता है, न वसीयत कर सकता है, न बेच न दान कर सकता है, तब फिर प्रॉपर्टी का मतलब ही नहीं रहता, तब समाज का विकास ही नहीं रहेगा। एक ही व्यक्ति, राजाओं के पास ही प्रॉपर्टी रह जाएगी, या जो जमींदार है उन्हीं के पास प्रॉपर्टी रह जाएगी। तो इसलिए संपत्ति का यह नेचर है कि संपत्ति चलायमान, संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाए। इसी को ध्यान रखना, ये थीम है टीपीए का, कि संपत्ति को हम बांध के, या संपत्ति को हम ऐसे दो चीजों पे ध्यान रखना, क्या, कि संपत्ति जो है चलायमान होती है, संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, पक्ष सदैव जाएगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होगी, जाती है, जाती। ठीक है। दूसरा, संपत्ति को स्वामी विहीन नहीं रखेंगे, स्वामी विहीन नहीं रखा जा सकता। यानी संपत्ति को हम स्वामी विहीन नहीं रख सकते, ऐसे नहीं, संपत्ति का कोई ना कोई ओनर जरूर होगा, या कोई ना कोई एक टेक केयर जरूर होगा। संपत्ति बिना टेक केयर के, और अगर बिना टेक केयर की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझो, अगर बिना टेक केयर की प्रॉपर्टी है, बिना स्वामी की प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस नलियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेस नलियस, रेस नलियस प्रॉपर्टी बोलते हैं, स्वामी विहीन प्रॉपर्टी, स्वामी विहीन संपत्ति। और स्वामी विहीन जो संपत्ति है उसका अंतरण नहीं हो सकता। और स्वामी विहीन प्रॉपर्टी का स्वामी कौन है, राज्य, उसका राज्य सरकार हो जाता है। जैसे जब देश विभाजन हुआ तो बहुत लोग हैं जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। अब जो पाकिस्तान चले गए तो यहां तो उसका कोई है नहीं। अब वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, अरे जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, ये किसका है, सर सरकार का। सरकार पहले की। पहले किसका था, मुगलों का था, जो मुगल थे ओनर थे। अभी देखो कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में, कल परसों का जजमेंट है, एक कोई अपने आप को कह रही है कि मैं बहादुर शाह जफर के क्या हूं, उनके दूर का एक वंशज रिलेटिव। हूँ। हाँ सर वंशज बता रही थी। हाँ, एक बता रही है कि उनके दूर के रिलेटिव का मैं उनका आती हूँ, पोती हूँ कि पोती का क्या हूं। वो जो है इसके लिए दाखिल कर दी कि यह जो प्रॉपर्टी लाल किला है यह हमारी है, इसको छोड़ दिया जाए, और जितने दिन से गवर्नमेंट इसको अपने कब्जे में ली है वो हमें मुआवजा दिलाया जाए। अब अगर मान लो ये जो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेस नलियस प्रॉपर्टी, जिसका कोई स्वामी नहीं है, और वो जो जिसका कोई स्वामी नहीं है वो टीपीए का विषय नहीं है, टीपीए उस पर लागू नहीं होती। जैसे मान लो सपोज करो कि तुम जा रहे हो और सड़क पे किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का मोबाइल जो है, तो क्या उस मोबाइल को तुम बेच सकते हो अगर तुम पा गए मोबाइल? तो नहीं सर। अगर बेचोगे तो क्या होगा? सर वो संपत्ति का दुर्विनियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपत्ति का दुर्विनियोग, वेरी गुड, आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपका है ही नहीं। जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो आप बेच नहीं सकते, इसी को कहते हैं रेस नलियस प्रॉपर्टी। और अगर बेचोगे तो आप अपराध होगा, और आईपीसी के तहत आप 403 के दोषी हो जाओगे। इसी को कहते हैं आपराधिक दुर्विनियोग, है ना। तो यस सर। हाँ, तो अब जो है ये रेस नलियस प्रॉपर्टी का मतलब स्वामी विहीन प्रॉपर्टी। तो कह रहा है
कि इसीलिए टीपीए का ऑब्जेक्ट है कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चलायमान हो जाती रहे, संपत्ति स्वामी विहीन नहीं रह सकता। दूसरा कि संपत्ति दो जीवित व्यक्तियों में अंतरण होता है, व्यक्तियों में अंतरण होता है संपत्ति का, तभी टीपीए, यानी टीपीए इन पर ही लागू होगी। अन्य पर क्या तुम ताजमहल को बेच सकता है? कोई नहीं बेच सकता, उसका स्वामी विहीन है, नहीं बेच सकता, है ना। कोई जैसे नटवर लाल ने बेच दिया था एक बार ताजमहल, कोई था इस तरह का, बताते हैं लोग कि वो कह दिया, तो इस तरह का जो है नहीं कर सकते आप। अब ध्यान से समझो, इन तीन चीजों पे अगर इस पर ध्यान रखोगे तो टीपीए तुम्हें समझ में आ जाएगा बस बहुत आसानी से, कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानी चाहिए, संपत्ति को स्वामी विहीन हम नहीं रह सकते। यहां स्वामी विहीन के साथ साथ टेक केयर भी है। टेक केयर समझ रहे हो ना? टेक केयर का मतलब अगर स्वामी नहीं है तो उसका देखरेख करने वाला, संपत्ति की देखभाल करने वाला। हाँ, देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति, तो कोई ना कोई एक टेक केयर जरूर होना चाहिए। और संपत्ति दो जीवित व्यक्तियों में अंतरण होना चाहिए। अगर दो जीवित व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही साथ पक्षकारों के कार्यों के द्वारा, जो हम आगे पढ़ लिए हैं, लेकिन एक साथ नोट करो, यानी संपत्ति पक्षकार के कार्यों के द्वारा ही अंतरण होगा, केवल पक्षकार के कार्य द्वारा। अगर विधि के कार्य द्वारा अंतरण हो रहा है तो क्या टीपीए लागू होगी? अगर विधि के कार्य के द्वारा क्या संपत्ति अंतरण हो रहा है तो क्या टीपीए लागू होगी? नो सर, नहीं। सर इसकी उद्देशिका मना करती है। हाँ, जिसे उसका ऑब्जेक्ट ही मना करता है। जैसे अगर हम उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी पा रहे हैं, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, फादर से प्रॉपर्टी बच्चों में चली गई, पति से प्रॉपर्टी पत्नी में चली गई, लेकिन वह संपत्ति अंतरण का विषय नहीं है, वह लॉ का विषय है। तो कह रहा है कि संपत्ति केवल पक्षकारों के कार्य के द्वारा होगी, लॉ के कार्यों के द्वारा नहीं। तो ये चार ऑब्जेक्ट आप ध्यान में रखोगे, और ताकि तब जाके आप आगे के धाराओं को समझ पाओगे। अब कह रहा है, अब धारा 10 कह रहा है, अब इसी उद्देश्य देख लो, कह रहा है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाले शर्त, अवरुद्ध करने वाले शर्त शून्य होंगे। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाले, अन्य संक्रमण मतलब ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर, संक्रमण मतलब ट्रांसफर, कि किसी अन्य को अंतरण करने पर प्रतिबंध लगाने वाले शर्त शून्य होंगे। ये धारा 10 कह रही है। जैसे अभी हमने कहा ना, संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगी। जैसे मान लो कि ए की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझो, ए की प्रॉपर्टी है और बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, और यह कह रहा है कि तुम आगे किसी को नहीं बेचोगे या किसी को अन्य अंतरण नहीं करोगे, आगे किसी अन्य को अंतरण नहीं करोगे। क्या ऐसा कर सकता है? ऐसा शर्त लगा सकता है? नो सर। अंतरण नहीं करोगे। तो धारा 10 कहती है कि ऐसा शर्त अगर इन्होंने लगाया है तो यह शर्त शून्य होगी और अंतरण वैध होगा। शर्त शून्य होगी, अंतरण वैध होगा। शर्त क्या लगाया? आप ध्यान से समझो फिर। अन्य संक्रमण पर अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब बाधा, रोकना। अन्य संक्रमण मतलब किसी अन्य को ट्रांसफर करने के लिए, किसी अदर को ट्रांसफर करने पर अगर अवरोध लगा रही हैं तो वह जो शर्त है वह शून्य होगी और अंतरण वैलिड होगा। तो ये जो अंतरती है और यह अंतरण करता है, अंतरणकर्ता अपनी प्रॉपर्टी अंतरती को ट्रांसफर कर रहा है और शर्त लगा रहा है कि आप इसको आगे किसी को नहीं बेचोगे, आप आगे किसी को दान नहीं करोगे, वसीयत नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो कह रहा है कि यह शर्त शून्य होगी, अंतरण वैध होगा। अंतरण वैध होगा, लेकिन शर्त क्या होगी? ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने कोई शर्त ही नहीं लगाई और वह शर्त शून्य होगी। बात हमारी समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, अब कह रहा है कि ये धारा 10 का सामान्य नियम है, लेकिन दो तरीके की बात कर रहा है कि जो अंतरण करता है वह दो तरीके का शर्त लगा सकता है। एक कह रहा है पूर्ण अवरोध, पूर्ण अवरोध,
और एक आंशिक अवरोध। पूर्ण अवरोध, पूर्ण अवरोध मतलब कि आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया इनको और शर्त लगाया कि तुम इसको आगे किसी को अंतरण नहीं करोगे, यानी पूर्ण अवरोध। अगर पूर्ण अवरोध लगा रहा है तो शर्त शून्य होती है। अंतरण, अंतरण क्या होगा? वैलिड होगा। अंतरण वैध होगा। शर्त शून्य होती है और अंतरण वैध होगा। ये प्रॉपर्टी तो जाएगी इसके पास, लेकिन यह शर्त से बाउंड नहीं होगा। यह किसी को आगे बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट है कि संपत्ति चलायमान हो, ये तो संपत्ति को बांध रहा है, संपत्ति को रोक रहा है कि आप इसको ट्रांसफर, बहुत इससे है, इसको लग रहा है कि प्रॉपर्टी या बेच देगा, किसी अन्य को दे देगा, प्रॉपर्टी इसी के पास रहे। तो ये शर्त लगा रहा है कि आप, हम प्रॉपर्टी तुमको तो दे रहे हैं, लेकिन तुम आगे किसी को मत देना। तो ये कह रहा है कि ऐसा यह शर्त नहीं लगा सकता। अगर कह रहा है आंशिक अवरोध, आंशिक अवरोध का मतलब कि यह कहे कि फला को मत बेचना। ध्यान से समझना, दोनों में अंतर क्या है। कह रहा है कि ए प्रॉपर्टी अपने बी को दिया और कह रहा है कि तुम सी, जो मेरा शत्रु है, उसको छोड़कर किसी को भी चाहे तो बेच दो, लेकिन सी को मत बेचना। अब यह शर्त क्या है? ये सर शर्त क्या शर्त है? मान्य होगी, मान्य हाँ, होगी सर, ये शर्त मान्य होगी और अंतरण भी मान्य होगा। यहां, मान्य होगी। हाँ, शर्त मान्य होगा और अंतरण मान्य होगा, अंतरण भी वैध होगा। यहां इसको मानना पड़ेगा कि अगर ये इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और शर्त लगाया कि सी जो मेरा शत्रु है उसको छोड़ के बाकी किसी को भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बस सी को मत बेचना, तो यह शर्त मान्य होगी और अंतरण भी मान्य होगा। ये धार, और इसके साथ साथ इसमें कुछ अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है, यानी धारा 10 में अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? पट्टा। अगर आप किसी को पट्टा करते हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, जैसे मान लो कि ये अपनी प्रॉपर्टी बी को पट्टा पे किया, और पट्टा, पट्टा करने से क्या यह स्वामी हो गया? अगर ये अपनी प्रॉपर्टी इसको पट्टे पर दे रहा है तो क्या बी स्वामी हो गया? नो सर। नहीं, इसको कहते हैं पट्टेदार। अब अगर ये इसको प्रॉपर्टी पट्टा कर रहा है और यह शर्त लगा रहा है कि तुम इसको आगे उप पट्टे पर मत देना, किसी अन्य को मत उठाना, तो यह शर्त वैलिड है, क्योंकि यह पट्टा है। बात हमारी समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति पट्टा दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मुखर्जी नगर में ये जो मान लो अग्रवाल स्वीट्स है, बंसी है या फला जो भी है, तो जो मालिक है वो अग्रवाल को दे दिया और कह रहा है कि आप ही इसमें केवल चलाइएगा, दूसरे को आप मत दीजिएगा। तो इस तरह की शर्त क्या होगी? वैलिड होगी और अंतरण भी वैलिड होगा पट्टे पर। लेकिन अगर पट्टा नहीं है, विक्रय है, दान है, विनिमय है, तो फिर वह क्या होगा? वह शर्त शून्य हो जाए। लेकिन अगर पट्टा किया है तो शर्त वैलिड होगी और ये पट्टा भी वैलिड होगा। अगर वो किसी को उठा रहा है इसके बिना परमिशन के, या जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है कि आप इसको उप पट्टे पर नहीं देंगे, तो फिर जब उप पट्टे पर नहीं देंगे और आप पट्टे पर दे रहे हो, तो फिर आप इस शर्त का उल्लंघन करोगे, यह आपसे पट्टा ले लेगा, वापस कर लेगा। हाँ, सर अगला कह रहा है, ध्यान से समझो, ये कह रहा पट्टे है पट्टे पहला में को क्या समय भी होता है? क्या? पट्टे में कोई निश्चित समय होता है क्या? हाँ, पट्टा बिना समय के होगा ही नहीं, पट्टा का समय होता है। पट्टा शाश्वत पट्टा होता है, सीमित अवधि के लिए भी पट्टा हो सकता है, कुछ समय के लिए पट्टा हो सकता है। पट्टे में समय आवश्यक है, अगर समय नहीं दिया गया तो पट्टा नहीं है, पट्टे में समय होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट मकान दे रही है किसी को, तो वो भी क्या कहेगी? 99 सालों के लिए मैंने आपको पट्टे पर दे दिया, है ना? तो वो भी समय पर होगा, पट्टे का नाम ही समय है। अगर पट्टा है तो उसमें समय इंक्लूड है। अब ये समय शाश्वत भी हो सकता है, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक उस मकान में रहोगे, 100 साल रहोगे, ठीक है, ये शाश्वत पट्टा।
लेकिन अगर कह दिया 5 साल रहोगे, 10 साल रहोगे, तो यह सीमित अवधि के लिए पट्टा, यानी बिना बिना अवधि का कोई पट्टा नहीं होगा। जब आप शर्तों का भंग करेंगे, जिस शर्तों पे, जैसे यही हमने कह दिया, शर्त लगाया कि आप पट्टा इसको नहीं उठाओगे और आपने उठा दिया, पट्टा वापस ले लिया जाएगा। जब समय समाप्त हो जाए, जो समय निश्चित किया गया है वह समय समाप्त हो जाए, हमने कल भी पढ़ा रहे थे, जब मीन प्रॉफिट पढ़ा रहे थे, तो भी हमने बताया था, मान लो कि इसने पट्टे पे उठाया प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो कि एक्स अपनी प्रॉपर्टी बी को पट्टे पर दे दिया, और हमने कहा कि पट्टे में समय निश्चित होता है, अगर मान लो कि 1 साल के लिए इसने पट्टे पर दिया है, तो जैसे 1 साल तक तो ये वैलिड है इसको अपने कब्जे में रखने का। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी इस पर कब्जा बनाए रखता है, तो यह क्या हो जाएगा? शिल्पा तुम बताओ, 1 साल के बाद भी अगर पट्टा इस पर बनाए रखता है कब्जा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं सदोष कब्जाधारी। यानी अब ये हो गया सदोष कब्जाधारी, यानी सदोष मतलब गलत तरीके से, अवैध कब्जाधारी हो जाएगा, अवैध कब्जाधारी। जैसे ही समय समाप्त हुआ, इसको पट्टा छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं छोड़ रहा है तो यह अवैध कब्जाधारी हो जाएगा, अतिचारी हो जाएगा, ये ट्रेसपासर हो जाएगा, क्योंकि इलीगल तरीके से ये इस पर अब कब्जाधारी हो गया। अब ये क्या करेगा? अब ये इसके खिलाफ मुकदमा दाखिल करे कि आप ये अब कब्जा, ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना है, हमारा कब्जा छुड़ाया जाए। और इसी मामले में अंतःकालीन लाभ होता है, मध्यवर्ती लाभ होता है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि पट्टा जो है, यानी उप पट्टे पर आपने उठा दिया, तो उस पर आपको शर्त लगा सकता है कि किसी अन्य को मत देना, तो यह शर्त वैलिड है, मानना पड़ेगा। दूसरा, बहुत इसमें यूनिक एक चीज, कि अगर कोई ऐसी विवाहित महिला है, विवाहित महिला जो, ध्यान से समझो, जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध न, अगर कोई विवाहित महिला है जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध न हो, यानी क्या हो? ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, तो अगर इस तरह की महिला है, तो इस महिला के अधिकार को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ए अपनी एक्स प्रॉपर्टी इस महिला को, विवाहित महिला को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और शर्त लगा रहा है कि तुम इसको आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यह शर्त वैलिड है। बात समझ में आ रही है? क्या समझे? नहीं लगाया जा सकता, मुस्लिम पर, बौद्ध पर नहीं लगाया जा सकता, नहीं, केवल ईसाई पर, पारसी पर, यहूदी पर लगाया जा सकता है। अगर विवाहित महिला है और उस पर ट्रांसफर कोई कर रहा है, पति ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, तो कह सकता है कि तुम इसको आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इन दशाओं में अगर हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, तो उस पर शर्त नहीं लगाई जा सकती इस तरह की। तो धारा 10 यही कहता है। धारा 10 एक बार और देखो क्या कह रहा है। धारा 10 ये कह रहा है कि अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त शून्य है। अन्य संक्रमण, बात सही है कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं करोगे, तो कह रहा है शर्त वैलिड है ना। अगर आप किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं करोगे तो शर्त शून्य है, अंतरण वैलिड है। लेकिन कह रहा है कि 2 तरीके की शर्त होती है, एक पूर्ण अवरोध और एक आंशिक अवरोध। तो आंशिक अवरोध की जो शर्त है वह मान्य होगी। आंशिक अवरोध मतलब फला व्यक्ति को छोड़कर आप किसी को भी अंतरण करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फला व्यक्ति को मत करना क्योंकि वो मेरा शत्रु है। यह शर्त इनको माननी पड़ेगी। और दूसरा कह रहा है कि अगर विवाहित महिला है जो ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, तो उस पर यह शर्त लगाई जा सकती है कि आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आप पट्टा कर रहे हो तो पट्टे पर शर्त लगा सकते हो कि पट्टादार किसी आगे को उप पट्टे पर नहीं उठाएगा। अच्छा, अब आ जाओ धारा 12 क्या कह रही है। धारा 12 कह रहा है, धारा 12 यह भी है कि धारा 10 किस बात पे अवरोध लगा रहा है? अन्य को अंतरण करने पर। और धारा 12 संपत्ति के उपभोग पर, संपत्ति के उपभोग पर प्रतिबंध, पर निर्बंधन, यानी कि प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी अंतरण कर रहा है और कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को तुम ऐसे ही उपभोग करोगे जैसे हम बता रहे हैं।
किसी अन्य तरीके से नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे। तो कह रहा है इस तरह की शर्त जो होगी वह शून्य होगी। और यह जो अंतरण प्रॉपर्टी का हो रहा है वह पूर्ण अंतरण होना चाहिए। पूर्ण अंतरण, पूर्ण अंतरण का मतलब स्वामित्व का ट्रांसफर होना चाहिए, स्वामित्व का ट्रांसफर होना चाहिए। पूर्ण अंतरण मतलब विक्रय होना चाहिए, दान होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए। अगर ये तीन तरह से हुआ है और कोई व्यक्ति अगर ये मान लो अपनी प्रॉपर्टी बी को विक्रय कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को दान कर रहा है या विनिमय कर रहा है और इस पर शर्त लगा रहा है कि जिस प्रकार हम कह रहे हैं उसी तरीके से प्रॉपर्टी आप उपभोग करिएगा, किसी अन्य तरीके से उपभोग नहीं करिएगा, तो फिर यह जो शर्त होगी क्या होगी, शून्य होगी और अंतरण वैलिड होगा। शर्त क्या होगी, शून्य होगी, अंतरण वैलिड होगा, अंतरण वैध होगा। जैसे अगर ये कहे कि अपना मकान बी को अंतरण कर रहा है, कह रहा है कि इस पर 2 मंजिला मकान ना बनवाइएगा, अब ये शर्त क्या होगी, ये शर्त शून्य होगी। शर्त शून्य होगी। क्यों, विक्रय कर रहा है और ये कह रहा है कि इस पर आप 2 मंजिले मकान ना बनवाइएगा या आप ऐसे ना करिएगा, तो यह शर्त शून्य होगी। ये जैसे, हाँ लेकिन आवश्यक यह है कि धारा 12 के तहत जो अंतरण हो रहा है वह पूर्ण अंतरण हो, स्वामित्व का अंतरण हो, स्वामित्व का अंतरण हो। और स्वामित्व का अंतरण विक्रय दान विनिमय में ही होता है, पट्टे में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, है ना। तो ये इस तरीके का अंतरण होगा तभी यह धारा 12 लागू होगी। हाँ धारा 12 के भी अपवाद हैं। धारा 12 के अपवाद क्या है, जैसे अपने भूमि के अलाभकारी उपयोग के लिए, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ए की प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई, अब ये इसकी दोनों की प्रॉपर्टी है और इसमें से वाई प्रॉपर्टी वह बी को क्या करता है, सेल करता है, विक्रय करता है, केवल प्रॉपर्टी विक्रय, और दोनों पास में है एकदम बिल्कुल, तो यह शर्त लगा सकता है कि अंतरण करते समय कि आप इस प्रॉपर्टी पर ऐसा उपभोग मत करिएगा जिससे हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान हो, जो हम रह रहे। जैसे सपोज करो कि अगर दोनों प्रॉपर्टी है, अपने भूमि के लाभकारी उपयोग के लिए शर्त लगा सकता है क्या, कि अगर दोनों प्रॉपर्टी है और दोनों एक मंजिल है और ये कह रहा है कि वाई प्रॉपर्टी पे आप 2 मंजिल नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे हमारे वहां हवा पानी रुक जाएगा, रोशनी आना बंद हो जाएगा, तो फिर यह शर्त इनको मानना होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर आप शर्त नहीं लगा सकते। ये ऐसी कंडीशन कब होगी, जब दोनों प्रॉपर्टी साथ में हो, दोनों प्रॉपर्टी साथ में हो तब यह शर्त लगा सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे उपभोग करिएगा ताकि हमारी प्रॉपर्टी जो हम रह रहे हैं इसमें क्या हो, हमें नुकसान ना हो, तो फिर इनका यह शर्त मानना होगा। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है तो यह इस प्रकार का कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। दूसरी चीज अब जो इंपॉर्टेंट है, धारा, ये सारी चीजें पूछा जाता है। धारा 13, आजाद व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, आजाद व्यक्ति को सर हाँ सर धारा 12 के आपने अपवाद क्या बताए हैं? वही तो बताया, अपनी भूमि के लाभकारी अलाभकारी उपभोग के लिए, अपने भूमि के लाभकारी उपभोग के लिए आप शर्त लगा सकते हैं। अपने भूमि के लिए जो अंतरण करता है वह अपने भूमि के लाभ में शर्त लगा सकता है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, अब कह रहा है आजाद व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, इसको अच्छे से समझ। आजाद व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्या, कि संपत्ति के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, दोनों जीवित होने चाहिए, और आजाद व्यक्ति का मतलब अनबॉर्न, अनबॉर्न यानी जो अनबॉर्न है, यानी मां, अभी तो ये मां के गर्भ में भी नहीं आया है, मां के गर्भ में अस्तित्व है या न भी हो, पैदा नहीं हुआ है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? बात हमारी समझ में आ रही है? जो मां के गर्भ में न आया हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में
प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो इसके लिए हमें धारा 5 देखना होगा, धारा 13 देखना होगा, धारा 20 देखना होगा। तो धारा, इन सब धाराओं को समझना होगा। धारा 5 क्या कह रहा है? धारा 5 एक तरफ कह रहा है कि 2 जीवित व्यक्ति होने चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उनका अस्तित्व होना चाहिए, इनका और इनका दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। और एक तरफ धारा 13 कह रही अजात व्यक्ति, यानी जो यह व्यक्ति है अंतर्ती है, वो तो अनबॉर्न है, जो मां के गर्भ में ही नहीं आया है। तो जब अनबॉर्न है, मां के गर्भ में ही नहीं आया है, तो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते धारा 5 के तहत, क्योंकि ये दोनों जीवित होने चाहिए, दोनों को हम जीवित मानते हैं, यह भी जीवित और यह भी जीवित। तो धारा 5 के तहत क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? नो सर। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह तो जीवित ही नहीं है, अभी तो मां, इसका अस्तित्व ही नहीं है दूर दूर तक। अब कह रहा है कि धारा 5 के तहत इसका प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं होगा, लेकिन किसके तहत होगा? धारा 13 के तहत। धारा 5 में ये डायरेक्ट अंतरण हो रहा है, ध्यान से समझना, डायरेक्ट, यानी हम या ए अपनी एक्स प्रॉपर्टी बी को डायरेक्ट दे रहा है, और जब डायरेक्ट देगा तो इसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। लेकिन हम धारा 13 के तहत प्रॉपर्टी अनबान को डायरेक्ट नहीं दे रहा है। जैसे ए अपनी एक्स प्रॉपर्टी अनबान को यानी डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट नहीं दे सकता, सीधे नहीं दे सकता अनबान को अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि अनबान को प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट देनी होगी तो धारा 5 के तहत इसका भी जीवित होना आवश्यक है, भले ही एक दिन का ये जीवित क्यों ना हो, भले ही एक दिन ही का, यानी जीवित मतलब जीवित पैदा होना चाहिए, मां के गर्भ में आना नहीं, जीवित पैदा होना चाहिए। तो एक दिन भी अगर जीवित पैदा हुआ है तभी हम धारा 5 के तहत प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट। लेकिन सर उम्र की भी तो सीमा रखी गई, 18 वर्ष होनी चाहिए। तुम पहले सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं इसको पहले मैं क्या कह रहा हूं, धारा 5 में क्या उम्र की सीमा, हम आप कुछ बोले हैं अभी इसको हम बताएंगे ना, उम्र की सीमा क्या हो रही है। उम्र क्या मतलब? अंतर्ती कोई भी हो सकता है। तुम एक चीज देखे परमजीत, तुम टॉपिक पे नहीं, तुम इधर उधर के क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देते हो, तुम टॉपिक पे ध्यान रखो। अभी पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि धारा 5 के तहत डायरेक्ट जो है अंतरण होना चाहिए, डायरेक्ट अंतरण होगा तभी धारा 5 के तहत वैलिड होगा एक दिन। और अभी हम धारा 7 तुमको बता रहे थे, उम्र की सीमा क्या बता रहे थे हम? उम्र धारा 7 बता रहे थे। तो धारा 7 में हमने कहा केवल अंतरणकर्ता की उम्र होगी, अंतर्ती तो कोई भी हो सकता है। तो अब देखो उसको, जब हमने कहा अंतर्ती के लिए कोई उम्र नहीं है, एक दिन भी वह होगा तो भी वो वैलिड होगा, तो इसमें उम्र की क्या बात हो रही? पहले इस पे कंसंट्रेट करो, अभी समझ में आएगा। कह रहा है कि धारा 5 के तहत हम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो डायरेक्ट करते हैं, और जब हमें डायरेक्ट करना होगा, जब हम डायरेक्ट करेंगे तो उस दशा में इस व्यक्ति को जीवित होना चाहिए, चाहे एक दिन भी जीवित रहना चाहिए जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही। अब लेकिन धारा 13 में एक अलग तरीके का अंतरण की बात कर रहा है, एक अलग तरीके से। यहां हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अलग तरीके से अंतरण करने की बात कर रहे हैं। अलग तरीके क्या है? कह रहा है कि अनबान को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं देंगे। ध्यान से समझना, हमने कहा कि अनबान को प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अनबान को, यहां है अनबान, लेकिन हम डायरेक्ट इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। हम इसके पहले कुछ हमने, और आपको हमने क्या बताया था? अभी हमने आपको बताया था कि टीपीए का ऑब्जेक्ट क्या है? संपत्ति स्वामी विहीन नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट इनको दे रहे हैं और ये तो पैदा ही नहीं हुए हैं, तो स्वामी कौन होगा इस प्रॉपर्टी का? ये तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तो क्या ऐसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर संरक्षण सकते। करता है क्या? किसी के संरक्षण में ही। अरे नहीं, संरक्षण में तो स्वामी होना चाहिए ना। ये संरक्षण का मतलब वह व्यक्ति तो स्वामी है ना। संरक्षण क्या, इसका संरक्षण को, अभी तो ये पैदा ही नहीं हुआ, तब कहां संरक्षण की बात होगी?
संरक्षण की बात किसको होगी? जब वो अस्तित्व में हो, बच्चा जीवित हो, पैदा हो गया हो, जब तब जब उसका कोई व्यक्ति संरक्षक होता। जीवित होगा, जब कोई व्यक्ति पैदा होगा, जीवित होगा, तब ना संरक्षण की बात होगी। कौन संरक्षण होगा उसका? जीवित पैदा हो गया एक बालक, बच्चा, और उसके पिता मर गए, तब ना इसके संरक्षणता का प्रश्न आएगा। ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो संरक्षणता का प्रश्न कहां से आ गया? संरक्षण का प्रश्न तब आएगा जब इसका फादर, ये पैदा हुआ, इसका फादर मर गया, तब देखा जाएगा कि इसका संरक्षक कौन है। यहां तो यह व्यक्ति पैदा ही नहीं है, अभी अनबॉर्न है, ये तो मां के गर्भ में ही नहीं आया है अभी, तो फिर इसका संरक्षण से कोई मतलब नहीं है। अब देखो धारा 13 क्या कह रही है कि धारा 13 कह रही, हम डायरेक्ट उसको नहीं पहुंचा रहे हैं प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी को किसके लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। एक पूर्विक हित सृजित कर रहे हैं, और यह जो पूर्विक हित है वह सीमित हित है, कुछ समय के लिए है, यह लाइफ टाइम भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है। तो हम जो है, अब जब इसका हित समाप्त होगा तो फिर इसके पास जाएगा, और इसका कंडीशन ये है कि इसका हित समाप्त होने से पहले इनका जन्म होना चाहिए, तभी तो संपत्ति इसमें वेस्ट करेगी। और चूंकि हमने कहा था कि संपत्ति स्वामी विहीन नहीं होगी, टेक केयर नहीं होगा, अगर ये मर गया और यह जन्म नहीं लिया तो फिर तो स्वामी विहीन हो गई प्रॉपर्टी ना, टेक केयर विहीन हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी सर। हो गई। तो इसलिए इसका जो है मरने से पहले इसका जन्म होना आवश्यक है, और अगर इसका जन्म नहीं हुआ और यह मर गया या इसका हित समाप्त हो गया तो फिर प्रॉपर्टी लौट के इसके पास चली आएगी, इसके उत्तराधिकारियों में नहीं जाएगी, या इसके फादर में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, क्योंकि हम तो लड़के को दे रहे हैं ना, फादर को तो दे ही नहीं रहे हैं। तो अगर इसके मरने से पहले यह जन्म नहीं लिया तो प्रॉपर्टी वापस लौट के अंतरणकर्ता के पास चली आएगी, और अगर अंतरणकर्ता मर गया तो अंतरणकर्ता के उत्तराधिकारियों में चली जाएगी। अब देखो इसका इसका हम जो है दृष्टांत पढ़ेंगे। दृष्टांत, इसका दृष्टांत जो है धारा 13 का आ रहा है, देखना कि क उस संपत्ति को जिसका वह स्वामी है, देखना इसमें कितना काल्पनिक ये है, क यह संपत्ति का स्वामी है, एक्स प्रॉपर्टी का स्वामी क है, कह रहा है जिसका वह स्वामी है, ख को अनुक्रमशः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन काल के लिए, ध्यान से समझो, यह प्रॉपर्टी क्या कर दिया, बी को दिया, बी को दिया किसके लिए, अपने और अपने आश्रित पत्नी के। अभी यह शादी नहीं किया है, अभी यह शादी नहीं किया है, कह रहा है कि जब हम शादी करेंगे और हमारी जब पत्नी होगी तो हमारे यानी हमें और हमारी पत्नी के जीवन काल के लिए, जीवन काल के लिए। देखो अभी शादी जब करेगा, यानी अभी करेगा, काल्पनिक, कल्पना में, आश्रित, काल्पनिक, यानी वो कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी यह बी को दे रहा है, बी को टेक केयर बना रहा है। यहाँ बी को क्या कर रहा है, जो अभी हमने यहाँ बी बनाए थे वह यहाँ टेक केयर है, ये लो, ये टेक केयर बना रहा है। कब तक के लिए, कह रहा है कि जब हम शादी करेंगे तो अपने और अपने आश्रित पत्नी के जीवन काल के लिए, कि यह जो तुम प्रॉपर्टी कब तक अपने पास रखोगे, हम जब हम शादी करेंगे हमारे और हमारे पत्नी के जीवन काल तक के लिए तुम प्रॉपर्टी रखोगे, जब तक हम जीवित रहेंगे तो इस प्रॉपर्टी को तुम देखभाल करना, ठीक है। और उत्तरजीवी के मृत्यु के पश्चात, यानी हम लोगों की मृत्यु के पश्चात, उत्तरजीवी मतलब हम लोगों की मृत्यु के पश्चात प्रॉपर्टी कहां जाएगी, आश्रित विवाह से के ज्येष्ठ पुत्र को, जो हम शादी करेंगे उस शादी के जो पहला पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, उस बड़े पुत्र को हम प्रॉपर्टी देंगे। अगली चीज कह रहा है ज्येष्ठ पुत्र के जीवन प्रयत्न के लिए, ध्यान से समझना, ज्येष्ठ बड़े पुत्र के किसके लिए, जीवन प्रयत्न के लिए, यानी बड़े पुत्र का, जब हम लोग शादी करेंगे, मैं जब शादी करूंगा तो जो
जितने हमारा जीवन काल होगा उतने तक तुम इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखो। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा हमारा पहला बच्चा, उस बच्चे को भी हम जीवन काल के लिए देंगे। जीवन काल का मतलब अब बताना क्या जब देंगे। तक वो जीवित रहता हाँ, सीमित ही। देंगे। और उसके मृत्यु के पश्चात, यानी इसका अगर मृत्यु हो गया, अब जीवन काल के लिए होगा तो इसकी मृत्यु होगी, इसके मृत्यु के पश्चात फिर किसको जाएगी प्रॉपर्टी? क के दूसरे पुत्र को, यानी क के दूसरे पुत्र को, यानी ज्येष्ठ पुत्र, और उसके बाद फिर जो छोटा पुत्र होगा फ्यूचर में, दूसरा पुत्र, छोटे पुत्र को प्रॉपर्टी जाएगी। यानी अब ये बताओ, यह इसका आशय किसको अपनी संपत्ति पहुंचाना है, किसके पास? दूसरे पुत्र के पास। उसका आशय किस किस पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी देना है? बड़े पुत्र को कि छोटे छोटे पुत्र पुत्र को? छोटे पुत्र को। छोटे पुत्र को स्वामी। अंतिम, हाँ, अंतिम समय में छोटे पुत्र के पास जाए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, छोटे पुत्र को स्वामी बनाना चाह रहा है। और अभी हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि अन बान को जो प्रॉपर्टी आप दोगे तो कैसा दोगे? निहित हित के लिए। निहित हित दोगे। और यह जो बड़ा पुत्र है वो क्या अनबॉर्न है कि नहीं है? अनबोर्न है। अनबॉर्न है, क्योंकि इसका भी तो जन्म नहीं हुआ है। तो अनबॉर्न को हम कैसा, क्या उसको लाइफ टाइम के लिए दे सकते हैं? नो सर, नहीं नहीं दिख दे। जाएगा उसका। ये हमेशा जब भी देंगे वेस्टेड इंटरेस्ट देंगे। तो यह धारा, यह अंतरण ही शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि यहां जो है, जो आश्रित पुत्र है, बड़ा पुत्र, इसको हम सीमित हित दे रहे हैं। लाइफ टाइम भी एक सीमित हित है, केवल यह यूज कर सकता है, इसको बेच नहीं सकता। तो लाइफ, और जो अजन्मा व्यक्ति है उसको हम सीमित हित लाइफ टाइम नहीं दे सकते। अजन्मा व्यक्ति को जब भी हम प्रॉपर्टी देंगे, हम क्या देंगे? निहित हित देंगे। तो जब निहित हित देंगे तो यह अंतरण क्या है? शून्य है। देखो क्या लिखा, अब बैरक पढ़ो। कह रहा है, ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए किया गया शिष्ट प्रभावहीन नहीं होता है, क्योंकि उसका विस्तार संपत्ति के क की संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है। संपूर्ण अवशिष्ट हित का मतलब पूर्ण हित नहीं दे रहा है, इसलिए यह अंतरण क्या है? शून्य। धारा 14, धारा 14 कह रहा है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का क्या मतलब? अब ध्यान से समझना। धारा 13 और धारा 14 दोनों हम साथ में पढ़ते हैं। धारा 13 क्या कह रहा है कि जब भी इस बच्चे को हम देंगे, जो अनबॉर्न देंगे, वह उसको हम कौन सा हित देंगे? इसका कौन सा हित देंगे? इसको निहित हित देंगे सर। निहित हित देंगे। निहित हित देंगे, ये ध्यान से रखना। जब भी अनबॉर्न को हम प्रॉपर्टी देंगे, निहित हित देंगे। लेकिन धारा 14 कह रहा है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यह एक तरीके से प्रॉपर्टी को बांध देना। शाश्वतता मतलब बांध देना, और प्रॉपर्टी को बांध देने का मतलब आगे अंतरण करने से रोक देना। बांधना मतलब आगे अंतरण करने से रोक देना। क्यों? जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को आगे दे रहा है बी को, और शर्त लगा रहा है कि तुम आगे अंतरण नहीं करोगे, तो ये कौन सी धारा हिट कर रही है? बताओ नेहा, तुम बताओ। अगर ए अपनी एक्स प्रॉपर्टी बी को दिया और कहा कि तुम आगे अंतरण नहीं करोगे। सर धारा 10। वेरी गुड, धारा 10। ये धारा 10 ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आगे अंतरण करने पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो धारा 10 कह रही है कि आप ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अब ध्यान से समझना, धारा धारा 14 क्या कह रहा है? धारा 14 कह रहा है कि शाश्वतता, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। और शाश्वतता का मतलब होता है संपत्ति को बांध देना। संपत्ति को बांध देना। कोई व्यक्ति संपत्ति को कितने तरीके से बांध सकता है? दो तरीके से। कहा कि अंतर्ती के अंतरण करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर। अंतरण करने के अधिकार पर
प्रतिबंध लगाकर कि आगे आप अंतरण नहीं करोगे। जैसे यह जो है आगे कह दिया कि आगे आप अंतरण नहीं करोगे, प्रतिबंध लगा दिया, बांध दिया इनको। तो पहली चीज। दूसरी चीज कि दूरस्थ हित सृजित करके, दूरस्थ हित सृजित करके, दूरस्थ हित मतलब ऐसे ही आश्रित आश्रित करके बहुत हित सृजित कर सकता है। जैसे मान लो कह रहा है कि ध्यान से समझो, अगर ऐसा नियम होता तो हर व्यक्ति चाहेगा कि प्रॉपर्टी हमारे ही खानदान में रहे। और आप गांव में कहावत देखे हो ना, ये क्यों ऐसा चाह रहा है? क्यों चाह रहा है कि प्रॉपर्टी हमारे ही खानदान में रहे? क्योंकि गांव में बहुत कहावत है कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अगर संचय कर रहे हैं तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा उस प्रॉपर्टी को बचा के रखेगा, क्योंकि हो सकता है जुए में खेल जाए, शराब पी के बेच दे। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत ऐसे रजवाड़े और जमींदार खत्म हो गए, होता है कि नहीं होता है? ये सर होता। होता है। तो अब इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी से इसको मोह है, इसको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है कि हो सकता है ये बच्चे हमारे प्रॉपर्टी को बेच दें। तो ये कह रहा है दूरस्थ हित सृजित करके, दूरस्थ हित सृजित करेगा। और ये भी कहा गया ना कि अगर मान लो बच्चा आपका अच्छा है, तो जैसे नरेंद्र मोदी या कोई भी जो बड़ा आदमी है, कोई बच्चा, ये सब बहुत गरीब घर के हैं, है ना, चाहे मुलायम सिंह यादव को देखो, चाहे मायावती को देखो, ऐसा थोड़ा ना है कि जो राजा के घर राजा ही बच्चा पैदा होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक रिक्शा चालक का बच्चा कलेक्टर बन सकता है, या एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े घर के थोड़ा थे, है ना, बहुत गरीब घर के थे। तो प्रतिभा अगर कहीं भी होगी तो वह प्रॉपर्टी बना लेगा, और प्रतिभा नहीं होगी तो प्रॉपर्टी बेच देगा, आप कितना भी बनाओ। अब यह जो है, इसको डर है कि हमारे बच्चे प्रॉपर्टी को बेच देंगे जो हमने बनाई है, इसलिए हम क्या करें, दूरस्थ हित सृजित कर दें। खुद हम अपने ऐसा कर दें कि यह जो एक्स प्रॉपर्टी है वो हमारे बड़े बेटे को जाएगी, बड़े बेटे के बाद जाएगी छोटे बेटे को, फिर डी को, फिर ई को, ऐसा हम हित सृजित कर दें। तो प्रश्न है, तो क्या ऐसा ये कर सकता है? कर सकता है? नहीं। नो सर, ऐसा नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी हम धारा 13 कहे हैं कि अजन्मे व्यक्ति को आप केवल जब तक यह अजन्मा है, मान लो कि जब तक यह डी है, अजन्मा है, तब तक आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। जैसा ही अजन्मा जन्म लेगा आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। अजन्मा व्यक्ति जैसे जन्म लेगा वैसे ही आगे यह नहीं जाएगा। जो आप भले आगे कहे हो, आगे यह नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। अब अजन्मा व्यक्ति बेचे, उसको जो भी करे, कुछ भी करे, केवल जब तक वह अजन्मा है तब तक आप उसको बांध के रख सकते हो। जैसे ही अजन्मा जन्म ले लिया, प्रॉपर्टी उसमें चली जाएगी और वो अपने हिसाब अकॉर्डिंग उसको चलाएगा, क्योंकि टीपीए का नियम है संपत्ति चलायमान होनी चाहिए। अब ये अपने ही परिवार में बांधना चाह रहे हैं कि ऐसे जाएगी, उनके जाएगी, उनके जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे ही पहला अजन्मा व्यक्ति जन्म लेगा, प्रॉपर्टी उसमें बेस्ट हो जाएगी, और या फिर वह उसका स्वामी होगा, जैसे मन करे वैसे उसको यूज करे। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अब यहां धारा 14 देखना, यह जैसे ही अगर प्रॉपर्टी, क्या इसको सीमित हित मिलेगा? परमजीत तुम बताओ, अगर यह अनबॉर्न है क्या इसको सीमित हित मिलेगा? निहित हित मिलेगा। निहित हित मिलेगा, सीमित हित नहीं मिलेगा। अब लेकिन धारा 13 कह रहा है कि जब भी इसको मिलेगा उसको पूर्ण हित मिलेगा, यानी निहित हित मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा। इसको सीमित हित नहीं दे सकते। सीमित हित मतलब कि नहीं इसके बाद हम उनको देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर यह अजन्मा है तो यही तक प्रॉपर्टी इनके अकॉर्डिंग चलेगी। यानी प्रॉपर्टी ये कब तक बांध रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? जब तक कि वह अजन्मा व्यक्ति जन्म नहीं ले लेता। और एक कार्य और ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यह कह सकते हैं, ध्यान से समझो, अब यह कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी तो इसमें चली जाएगी जन्म लेते ही, लेकिन इस प्रॉपर्टी को वह अंतरण जब 18 साल का होगा तब करेगा। 18 साल का होगा तब करेगा। प्रॉपर्टी का स्वामी तो वो जन्म लेते ही हो गया, लेकिन
इस प्रॉपर्टी को आगे अंतरण वह तब करेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो ऐसा शर्त वैलिड है, ऐसा शर्त ये कर सकते हैं, यानी जन्म के साथ 18 साल तक इसको बांध सकते हैं। सर लेकिन 18 ऐसा, साल से पहले तो वो हाँ पहले 18 जो साल आपने का, नियम दिया था उससे उससे ही नहीं कर सकता है। हाँ 18 साल से पहले वो सेल नहीं कर सकता। लेकिन यह नहीं कह सकते कि, अगर मान लो कि यह नहीं कह सकते कि जब वह 30 साल का होगा तब प्रॉपर्टी इसमें निहित होगी और यह इसको बेचेंगे, यह ऐसा कर सकता है? ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, इनको सिर्फ बांधने का राइट है 18 साल तक। इसके आगे जैसे ही 18 से ऊपर हो गया, 18 तक हो गया, तब तक तो आप कह सकते हो कि जब यह 18 का हो जाएगा तभी किसी को बेच पाएगा, अंतरण कर पाएगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि जब यह 30 साल का होगा तो यह शर्त शून्य हो जाएगी। यह जैसे ही जी 18 का होगा प्रॉपर्टी इसमें हो जाएगी, इनके कहने से प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी। जैसे ही यह 18 का होगा तैसे ही यह प्रॉपर्टी दूसरे को बेच सकता हाँ है ना? ठीक दूसरे के हिसाब से बेच देगा। ये जो उसका, मान लो इसको पढ़ाना लिखाना है, इसकी बीमारी हो गई, अब कौन बेचेगा? दूसरा कोई बेच देगा जिसके वो उसका संरक्षक हो, है ना? तो इस तरीके से यह, इसी को कहते हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम। यह वाला जो नियम है अंतर्ती के अधिकार पर प्रतिबंध, ये तो धारा 10 ही रोक देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूरस्थ हित सृजन को धारा 14 रोक देता है, कहता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और धारा 13 तो हम है ही है। तो इस तरीके से, चलो ठीक है, काफी समय हो गया। कोई क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जितना हम लोग पढ़े। चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक ओके। यू सर।